अच्छा जी, आज आप लोगों का IPv6 जो है वो पहले मैं कवर करवा देता हूँ। और उसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक जो आज है वो iOS बैकअप वाला है। उसके अलावा भाई ये कह रहे थे कि वो किसी राउटिंग प्रोटोकॉल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कैसे चेंज होता है। तो मुझे तो ऐसे याद पड़ा, मैंने क्लास में किसी एक बता दिया था, ठीक है जी। लेकिन चले वो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई इतनी वो मुश्किल चीज़ नहीं है, बल्कि वो पहले ही आप देख लें। किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज करना है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल करते हैं, जिस तरह के आप कहते हैं जी राउटर रिप, ठीक है जी, इसी तरह राउटर ओएस पे, इसी तरह राउटर EIGRP वगैरह एंटर करके आप एक मोड में चले जाते हैं, उसको कहते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड, जहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं आप, ठीक है जी। उसी जगह पे इधर कमांड होती है जी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क करें, आगे डिस्टेंस की वैल्यूज होंगी, जो आप कन्फिगर कर देंगे वो डिस्टेंस कन्फिगर हो जाएगा। हाँ जी, वो आपको लैब कराई थी इसकी मैंने, आप हाँ जी मैंने कराया भी था आपको, वो आप अपने नोट्स चेक कर लीजिएगा, उसमें लिखा होगा। अगर आपका मिसिंग है तो आप वो जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये इतना सा इसका काम है, इसमें बिल्कुल इसी तरीके से डिस्टेंस की कमांड है, इससे डिस्टेंस चेंज हो जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि आप लोगों का जो CCNA के अंदर है IPv6, वो सिर्फ है उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब यानी कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन है थोड़ी सी, और उसका फॉर्मेट, और आपके एग्जाम में भी उसके फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने कल भी CCNP की क्लास के अंदर IPv6 इम्प्लीमेंटेशन के साथ, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ वो सारा करवाया है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए अपने तौर पे IPv6 की इम्प्लीमेंटेशन भी चाह रहे हैं कि आपको वो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाए पूरी डिटेल के साथ, तो वो कल का लेक्चर मेरा वो भी रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो आपको मैं आज वो भी कॉपी कर दूंगा, आप मुझसे ले जाइएगा, ठीक है जी। तो आप उसको भी डिटेल से पढ़ लें। लेकिन मैं फिलहाल अभी क्लास में उतना ही डिस्कस करने लगा हूँ जितना कि CCNA में है। अच्छा जी, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 जो है, एक चीज़ इनके बारे में याद रखिएगा कि आपके जितने भी पहले टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है जी। IP एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से एक ही रहा है। IP एड्रेस का काम आइडेंटिफायर का होता है, वो आइडेंटिफिकेशन करता है, बाकी कोई भी इस एड्रेस की वजह से कॉन्सेप्ट तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ तब्दील हुई है तो उसकी शक्ल तब्दील हुई है, दैट्स इट, और किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो IPv6 और IPv4 एड्रेस में मेन चीज़ जो है वो फॉर्मेट का डिफरेंस है, उनकी शक्ल में जो फ़र्क है, और वही चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे भी सीखनी है। अच्छा जी, एक IPv4 एड्रेस को छोड़ के एक नया वर्जन हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी रीज़न ये थी कि एक IPv4 एड्रेस का साइज़ होता है 32 बिट्स। 32 बिट से आपने देखा था कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो 425 करोड़ या 4.25 अरब है, ठीक है। और आज बेटर IP मैनेजमेंट के बावजूद ये इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं होते कि आप ये हमेशा चलते रहेंगे। अब फाइनली एक वक्त ऐसा आ गया है कि अब आपके IPv4 एड्रेस ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है जी। तो अब आपको एक नए एड्रेसिंग स्कीम की ज़रूरत थी, ठीक है, जाके मज़ीद डिवाइसेस को आइडेंटिफायर असाइन हो सके। तो उसके लिए जाहिर है अयाना ने यही सोचा होगा कि जनाब जब 32 बिटें थी तो 425 करोड़ एड्रेस बन गए थे, अगर इसको 33 कर देंगे तो एड्रेस ज़्यादा हो जाएंगे, 34 कर देंगे तो एड्रेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर सोचा ये गया कि अगर इसको एक बिट भी अगर इसमें बढ़ानी है तो आपको पूरी एड्रेसिंग स्कीम, पूरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हर चीज़ जो है वो एक दफ़ा तो पूरा आर्किटेक्चर नया बनाना पड़ेगा। तो कहा जी फिर जब नया आर्किटेक्चर बनना है, एक दफ़ा डेफिनेशन ही नहीं बननी है, तो क्यों ना इसको इतना बड़ा बना दिया जाए कि दोबारा कभी करीब के वक्त में या कभी भी इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उन्होंने कहा जी ये जो नंबर 32 है ना, इसको 32 से वो सीधा ले गए 128 के ऊपर। IPv6 एड्रेस के अंदर 128 बिट्स होती हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 raised to power 128। ये इतना बड़ा नंबर आता है कि कहा जाता है कि दुनिया में रेत के ज़रात को भी आप IP देना शुरू कर दें तो तब भी ये ख़त्म नहीं होंगे, इतना बड़ा नंबर है। और आपके पास वेस्ट करने का मार्जिन भी अब इसमें बहुत ज़्यादा, बेशक जितने मर्जी वेस्ट कर लें, जब इतने फालतू एड्रेसेस हैं कि आप सैंड पार्टिकल्स को भी असाइन करने को तैयार हैं,
उस सूरत में फिर इसमें वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है जी। उसमें IPv4 में एक बंदे के हिस्से में एक एड्रेस भी नहीं आता, और इसके अंदर एक बंदे के हिस्से में अरबों की तादाद में IP आते हैं। एक बंदे के हिस्से में सैकड़ों करोड़ एड्रेस जो हैं वो आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये, इसका ये एक फायदा है, एडवांटेज IPv6 का ये है कि इसके अंदर आपके पास ह्यूज एड्रेस स्पेस है, आपके पास बहुत ज़्यादा एड्रेसेस हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि इस एड्रेस का साइज बहुत बड़ा है। अब आपने अगर इसको बाइनरी में लिखना हो तो आपके लिए इसको लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 128 बिट जब आप 8 बिटें लिखते हैं, 32 बिटें जब आप बाइनरी में लिख रहे होते हैं, उस वक्त कितना मसला हो रहा होता है, कोई ना कोई एक बिट भी गलत हो जाए तो एड्रेस का मतलब तो बदल जाएगा ना। तो IPv6 के अंदर 128 बिटें लिखने बैठ जाएं आप तो वैसे ही थक जाएं, आधा एड्रेस लिख के। आधा एड्रेस लेके बंदा पानी पी के आए, ठीक है जी, उसके बाद क्या मैं बाकी एड्रेस पूरा करता हूँ। तो फिर सोचा कि इसका आसान फॉर्मेट क्या हो सकता है, तो इसका जो आसान फॉर्मेट निकाला गया वो जी इसको मैक एड्रेस जैसा बनाया गया है। यानी IPv6 एड्रेस को हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। IPv6 एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। ये IPv6 एड्रेस का फॉर्मेट हेक्साडेसिमल है। लास्ट टाइम जब आपने मैक पढ़ा था तो मैक में आपने पढ़ा था कि 1 हेक्साडेसिमल जो है वो 4 बिट्स के इक्वल होता है। तो अब अगर इसके अंदर 128 बिट्स हैं तो अगर आप उसको 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जवाब आता है 32। इसका मतलब है एक IPv6 एड्रेस के अंदर 32 हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। मैक में कितने हेक्साडेसिमल थे? 12। इसमें 32 हेक्साडेसिमल हैं। हाँ जी, आसान होने के बावजूद इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपकी पूरी अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है जी। एक मैक एड्रेस, आपके एक IPv6 एड्रेस में 32 हेक्साडेसिमल होते हैं। देख के तो ऐसे ही लगता है कि इंसान को अपना भी IP याद नहीं रह सकता 32 हेक्साडेसिमल का, ठीक है। लेकिन आजकल पूरी दुनिया में काम ही इस चीज़ के ऊपर हो रहा है। जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक IPv6 के हवाले से पढ़ाया जा रहा है वो यही पढ़ाया जा रहा है कि एक IPv6 एड्रेस को किस तरीके से, उसके फॉर्मेट को कैसे आसान बनाया जाए, इसको शॉर्ट कैसे किया जाए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए। अभी बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये हमारे लिए कन्फिगर करना, लिखना, याद रखना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन इस वक्त IPv6 का जो फॉर्मेट बनाया गया है, जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो IPv4 से भी आसान है। वो कैसे आसान है इसमें मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन पहले आपको ज़रा एक दफ़ा उसकी शक्ल दिखा दूँ कि एक IPv6 अगर पूरा फुल लिखा हो तो वो कैसा होगा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, 32 हेक्साडेसिमल हो गए। IP एड्रेसेस में होते थे ऑक्टेट्स, मैक में होते हैं ग्रुप। मैक की तरह IPv6 एड्रेस में भी ग्रुप होते हैं, लेकिन मैक के ग्रुप वेरिएबल हैं। कहीं पे 4 का फॉर्मेट है, कहीं सिंगल ग्रुप का फॉर्मेट है, कहीं 2 के ग्रुप का फॉर्मेट है, लेकिन इसमें एक ही फॉर्मेट है। इसमें किया ये गया 32 हेक्साडेसिमल के एड्रेस को 8 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, और एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से सेपरेट करने के लिए ये कॉलन साइन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। अब सैंपल के लिए एक आपके सामने एड्रेस लिख देता हूं, मिसाल के तौर पे ABCD, ये एक IPv6 एड्रेस लिख रहा हूं जी, ABCD कॉलन FC56 कॉलन 918B कॉलन CAAA कॉलन 934E कॉलन DB97 कॉलन EEEF33FE। ये एक IPv6 एड्रेस है। इसके अंदर आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रुप हैं और 32 हेक्साडेसिमल है। ऐसे एड्रेस को देख के डर के अलावा और कुछ नहीं लग सकता, ठीक है जी। तो वैसे को आज जी बता दूं, कोई पता नहीं है जी कि ऐसे एड्रेस जब दुनिया में आए तो इससे पहले क़यामत आ चुकी हो, ठीक है जी, क्योंकि ये ऐसे एड्रेस हैं जो कि IPv6 एड्रेस के एंड के ऊपर आ रहे हैं। इस वाले कॉम्बिनेशन तक पहुंचते हुए कई 100 अरब एड्रेस आपको गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद ये वाले इस एड्रेस की बारी आएगी। ये लास्ट भी नहीं है, जिधर भी है ये इससे पहले कई 100 अरब IP एड्रेस हैं। जब भी कोई एड्रेसिंग जी
कर दिया हुआ बड़े से 2008 से इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री के पैमाने पे शुरू हो गई हुई है। कंपैटिबिलिटी है, उसके दरमियान एक 6-4 टनल होती है, वो बनती है, टनलिंग का कॉन्सेप्ट है, तो दोनों मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी है। आप पे कुछ और वो चल रहा है, दूसरे पे वो चल रहा है, तो उनके दरमियान टनलिंग हो जाती है। टनल का उसको कहते हैं 6-4 टनल, तो उसके थ्रू आपका ये ड्रेस कंपैटिबल होते हैं। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा फीचर था, क्योंकि इस वक्त पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया तो IPv4 पे चल रही है। अब IPv6 अभी आया है, तो आप ये तो नहीं कर सकते सारी दुनिया से IPv4 एड्रेस ख़त्म कर दो, और लोगों ने कई साल अपनी ज़िंदगी लगा के IPv4 सीखा होता है, तो उनको भी एकदम से ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, नए लोग जो होंगे आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रांजिशन से गुजरेंगे, ठीक है जी। तो हम लोग ऐसे दौर में हैं जो ट्रांजिशन का दौर है, हमारे दौर में ट्रांजिशन स्टार्ट हुई है। एक टाइम ऐसा आएगा फिर कि IPv4 एड्रेस बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे और हर चीज़ फिर IPv6 के ऊपर हो रही होगी। हम इस वक्त स्टेज के ऊपर हैं जब ये ट्रांजिशन का वक्त स्टार्ट हुआ है, ठीक है जी। और ये चीज़ हम सीख रहे हैं, हमारे लिए टॉपिक यही होता है कि किस तरीके से आपने IPv4 से V6 पे आना, किस तरीके से इनकी कंपैटिबिलिटी कराई जा सकती है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है कि हमने जब IPv4 पढ़ा था और मैक पढ़ा था, तो हमने उसमें ये चीज़ स्टडी की थी, दो इश्यू होते हैं, वो IP को अंडरस्टैंड करता है, वो मैक को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी जो है राउटर मैक को समझ सकता है, लेकिन मैंने ऐसा बयान कभी नहीं दिया। आपने कहा था बाइंडिंग उसकी की जाएगी, अपने पास से अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कहा था, मैंने राउटर नहीं, मैंने कहा था ईथरनेट नेटवर्क में। जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे कॉम्बिनेशन को किस तरह से समझेगा, किस वाले को? हेक्साडेसिमल फॉर्म में। हाँ जी बिल्कुल। तो ये अब देखे ना, नया एड्रेस आया तो उसके लिए नए iOS की जरूरत है ना, नए ऑपरेटिंग सिस्टम की, है कि नहीं? तो इसके लिए जी जो सिस्को ने नया iOS इंट्रोड्यूस कराया था, नया नहीं कराया था, सिस्को के iOS का वर्जन है जी 12.3, यहाँ से इसमें IPv6 की सपोर्ट स्टार्ट हुई थी। इस वक्त दुनिया में चल रहा है 12.4, लेटेस्ट सिस्को के iOS का वर्जन 12.4 और इसकी एक्सटेंशंस हैं, तो ये 12.3 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आप 12.2 पे करेंगे उसमें IPv6 नहीं है, यानी कि 4 में दोनों फीचर्स हैं। 4 में है, 3 में भी है, 4 में भी है, 3 से स्टार्ट हो गया था, तो 4 में है, 12.2 में नहीं है, 12.1 में नहीं है, 11 में नहीं है, 10 में नहीं है। आप इस वक्त कॉर्बेट में जो 2500 सीरीज का राउटर ये सामने पड़ा हुआ है अभी, इसके में इसमें IPv6 नहीं है। विंडोज XP में IPv6 है नहीं है, विस्टा और 7 के अंदर IPv6 स्टार्ट हुआ था। तो ये रेलेवेंटली नया कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए नया आपको आर्किटेक्चर चाहिए, तो नया आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस कराया गया है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर IPv6 है, पुराने में नहीं मिलता। बिल्कुल आप ठीक है। अगर आप इसे देखना चाहिए किन साइट्स पे क्या नए आपको अब जितने भी मिलेंगे, एक तो है ना जो पहले से रिजर्व हो चुके हैं, अब नए जितने भी वेब पेजेस को आप असाइन हो रहे होंगे होस्ट को, वो IPv6 एड्रेस होंगे। आप अयाना के ऊपर, अयाना की वेबसाइट पे चले जाएं, वो आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर देगा कि कितने % सेल हो चुकी हुई है, क्या स्टैटिस्टिक्स चल रही हैं, IPv6 कितना चल रहा है, IPv4 कितना चल रहा है। आप गूगल पे जाके अयाना की वेबसाइट पे पहुंचे, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद है, ठीक हो गया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताना है, वो आपका फिक्र क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि ये एक ऐसा एड्रेस है जो IPv6 एड्रेस तो है, लेकिन इस किस्म के एड्रेसेस अभी इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ और ना ही कई 100 साल तक ये भी होंगे। आजकल जिस तरह के एड्रेस हैं, देखिए बड़ी अंडरस्टूड सी और क्लियर सी बात है कि जब भी कोई एड्रेसिंग स्कीम नई स्टार्ट होती है तो उसमें शुरू में काफ़ी सारे जीरोस का इस्तेमाल होना चाहिए। तो एक एड्रेस लिखता हूँ आपके सामने, मिसाल के तौर पर 000A :0000, जो आजकल के जिस तरह के एड्रेस हो सकते हैं मैं आपके सामने उनकी बात करता हूं। उसके बाद जी 001E, फिर उसके बाद फिर से 00000, और जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं मैं उनसे रिलेटेड आपके साथ जो इसकी डिस्कशन वो करने लगा। अच्छा, ये भी एक IPv6 एड्रेस है, ठीक है जी। इसमें अब रूल ये है कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी नंबर से लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस ग्रुप की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो A है। वो कहते हैं जी आपको 000A लिखने की जरूरत नहीं, आप इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ A लिख दें, तो वो भी ठीक है। इसी तरह अगले पूरे ग्रुप की इफेक्टिव वैल्यू 0 है तो आप सिर्फ एक दफा 0 लिख दें। इसकी भी वैल्यू 0 है तो अब सिर्फ आप एक दफा 0 लिखें।
इसकी वैल्यू जो है वो 1E है, तो आप सिर्फ 1E लिखें, आपको 001E लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से 0 आएगा, उसके बाद फिर से 0 आएगा, उसके बाद फिर से 0 आएगा, और यहां क्या आएगा, क्योंकि डिजिट के बाद जितने जीरोज होते हैं उनकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होती है, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है। तो ये जी अब आप इस एड्रेस को देखें, ये भी IPv6 है, आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है जी। तो इसको देख के जरा बंदे की कम से कम देखने का दिल चाहता है, बंदा हौसला हो जाता है, यार मैं उसे पढ़ ही लूंगा कि लिखा क्या हुआ है ऊपर। पहले का इतना बड़ा एड्रेस हो तो बंदा पढ़ने को भी दिल नहीं करता, इतना बड़ा एड्रेस है, पढ़ के मैंने क्या कर लेना है इसको, ठीक है जी। तो कम से कम ये इसका फॉर्मेट थोड़ा सा सिंपल हो गया, और आजकल यही चीज चल रही है कि एक एड्रेस को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। अच्छा जी, इसको मजीद शॉर्ट किया जा सकता है, एक आखिरी इसके अंदर और फीचर है जो इस एड्रेस को मजीद शॉर्ट कर सकता है। रूल है जी IPv6 के लिए कि अगर एक IPv6 एड्रेस के अंदर एडजेसेंट 0 ग्रुप्स आ रहे हो, एडजेसेंट 0 का ग्रुप का मतलब होता है साथ साथ आ रहे हो, देखो ना यहाँ पे ये 2 0 वाले ग्रुप साथ साथ आ रहे हैं ना, और आगे क्या आ रहा है, 3 0 वाले ग्रुप साथ साथ आ रहे हैं। तो वो कहते हैं जी ये जो एडजेसेंट 0 ग्रुप्स है ना, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं विद अ डबल कॉलन, उनको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विद अ डबल कॉलन, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये रूल, ये पावर जो आपको दी गई है, वो कहते हैं इस पावर को आप एक एड्रेस में सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको यहां यूज कर लें या इसको यहां यूज कर लें, कि एडजेसेंट 0 ग्रुप्स अगर आ रहे हैं तो उनको डबल कॉलन से रिप्लेस करें, लेकिन एक एड्रेस में सिर्फ एक दफा। इसको वहां यूज करना चाहिए जहां पे आपको फायदा ज्यादा हो, जहां एड्रेस ज्यादा छोटा हो। तो यहां पे देखें, अगर इधर अप्लाई करूंगा तो 3 ग्रुप कम हो जाएंगे, इधर अप्लाई करूंगा तो 2 ग्रुप कम होंगे। अच्छा, इसमें सही और गलत की बात नहीं है, सही दोनों है, बेस्ट और वर्स्ट की बात है, ठीक है जी। मतलब बेहतरीन इसके अंदर जो है वो क्या होगा, बेहतरीन वो है जिसमें एड्रेस ज्यादा छोटा हो जाए। तो यानी इसी एड्रेस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, A डबल कॉलन 0 कॉलन सॉरी A कॉलन 0 कॉलन 1E, यहां तक तो वैसे ही आ गया। इसके आगे क्या है, एडजेसेंट ग्रुप, मैं वो लिखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ डबल कॉलन डाल दूंगा यूं, और इसके बाद 100, लेकिन ये ऊपर वाला एड्रेस ही है। इस एड्रेस को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, मतलब सेम है। अच्छा, इस वक्त पता क्या हो रहा है, आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना एग्जाम में CCNA के और यहां तक कि CCNP के भी, उनमें यह सवाल पूछा जाता है, आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है और पूछा जाता है जी इसकी सही फुल फॉर्म क्या है, या आपको फुल फॉर्म दे दी जाती है और पूछा जाता है इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। नीचे 4 ऑप्शन होंगी, उनमें से एक ठीक होगी, आप उस पर क्लिक कर देंगे, आपका सवाल हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। स्मॉल फॉर्म दे के फुल पूछ ली जाती है, फुल दे के शॉर्ट पूछ ली जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और चीज करता हूं, ये ऊपर वाला ही एड्रेस में एक और तरीके से लिख रहा हूं। अगर क्वेश्चन ये होता कि करेक्ट शॉर्ट फॉर्म क्या है, नीचे गिवन है ये है और ये है, देयर आर 3 ऑप्शंस, आपसे सवाल हुआ करेक्ट शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो इसके 2 जवाब होंगे, आपको 2 पे क्लिक करना पड़ेगा। ये भी इसकी करेक्ट शॉर्ट फॉर्म है, ये भी इसकी करेक्ट शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए इसकी बेस्ट शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो वो फिर ये होगी, ये जो आपने ऊपर लिखी है ये। अच्छा, एक सवाल है कि वो डबल कॉलन वाली जो पावर है वो एक एड्रेस में एक दफा क्यों रखी गई है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 दफा यूज कर लूं, A डबल कॉलन 1E फिर से डबल कॉलन 10, एड्रेस तो बहुत छोटा हो गया। देखें इस एड्रेस में कितने ग्रुप नजर आ रहे हैं, 1 2 3, कितने ग्रुप कम है, 5, 8 में से 5 ग्रुप कम है। अब आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए कि ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी सही करेक्ट फॉर्म क्या है, इसकी सही फुल फॉर्म क्या है, तो आपके लिए ये चीज बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 2 ग्रुप 0 वाले यहां हैं और 3 यहां हैं, या फिर 3 यहां हैं और 2 यहां हैं। आप ये नहीं बता सकते। अगर ये पावर एक जगह यूज हुई होगी, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी यहां पे आपने वो लिख दिया पूरा यूं और ये आपने रहने दिया,
अब कितने ग्रुप हैं जो नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 नजर आ रहे हैं। यहां पे मिसिंग कितने? 3। आपको पता लग जाएगा 3 ग्रुप, यहां पे 0 वाले डाल दूंगा तो पूरा एड्रेस आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए आपने ग्रुप पूरे करने होते हैं बस, और जो ग्रुप गायब होता है वो 0 वाला ही होता है। आप रिमूव सिर्फ एडजेसेंट 0 ग्रुप को कर सकते हैं, आप एडजेसेंट 1 वाले ग्रुप को नहीं कर सकते, 2 वाले को नहीं कर सकते। सिर्फ एडजेसेंट 0 ग्रुप रिमूव हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है बाय अ डबल कॉलन। सिर्फ ये उसकी रीजन है कि आपके सामने वो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो ये फॉर्मेट है। इसके अलावा एक आखिरी चीज इसके हवाले से बताऊंगा, और वो ये है जी कि आप कहेंगे सर जिस तरह IPv4 एड्रेस के अंदर, IPv4 एड्रेस के अंदर एक एड्रेस में नेटवर्क और होस्ट का पोर्शन होता था, क्या इसमें भी वैसी ही डिवीजन है? जी बिल्कुल। IPv6 एड्रेस के अंदर भी नेटवर्क आईडी और होस्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल होना चाहिए, और उसके लिए रूल ये रखा हुआ है जी कि टोटल आपके पास 32 हेक्साडेसिमल हैं। तो उन 32 हेक्साडेसिमल में से पहले 16 हेक्साडेसिमल जो हैं वो हुआ करेंगे नेटवर्क आईडी के लिए, और आखिरी 16 हेक्साडेसिमल जो हैं ये हुआ करेंगे होस्ट के लिए। एक चीज मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी है, मैं आपको याद है कहता होता था IP एड्रेस किसी होस्ट का या डिवाइस का नहीं होता, IP एड्रेस होता है इंटरफेस का। IPv6 में होस्ट या यूजर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इस आखिरी पोर्शन को कहते हैं इंटरफेस आईडी। है ये होस्ट आईडी, लेकिन इसका नाम XI लिखा है इन्होंने, इंटरफेस आईडी। एक डिवाइस के मल्टीपल इंटरफेस होंगे तो फिर IP भी मल्टीपल होंगे। तो पहला हिस्सा नेटवर्क आईडी, आखिरी हिस्सा इंटरफेस आईडी। इसका एक और मतलब भी है, अगर बिट्स में देखें तो पहली 64 बिट्स नेटवर्क की हैं और आखिरी 64 बिट्स इंटरफेस की हैं। एक और मजेदार तरीन चीज, इसमें यह डिवीजन फिक्स्ड है। आप नेटवर्क की बिट को 64 से 65 नहीं कर सकते। इसका मतलब है यहां सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर यहां भी सबनेटिंग करनी है जबकि आपके पास इतने IP हैं तो फायदा क्या जी फिर इतनी मुश्किल को बर्दाश्त करने का। ठीक है जी, तो यहां पे सबनेटिंग की जरूरत ही नहीं। आप इस बात को तैयार हैं कि आपने वो रेत के जरिए को IP दे देना है तो फिर सबनेटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसमें सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट किस कदर खौफनाक होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और शायद कभी इसकी नौबत ना आए, ये एड्रेस ही खत्म हो जाए तो बड़ी बात है वो। लेकिन ये है कि अभी जरूरत नहीं, अभी क्या शायद मैं क्या पता नहीं क़यामत का कब आना है उसने। ठीक है, तो शायद कभी जरूरत पड़े ना पड़े, क्या हालात होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बहुत ह्यूज रेंज है। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिलहाल इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपने सबनेटिंग करनी है। जब एक चीज को लॉन्च ऐसे किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके सारे प्रोस्पेक्ट्स को देखा जाता है। बिल्कुल है, लेकिन वो बताया गया ना कि ये इस वक्त तो देखने की भी जरूरत नहीं है, और कई हजार साल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगेन एक और चीज याद रखिएगा, ये जरूर रखा गया है आप ये 64 से 65 हो सकेगा। ये है कि आने वाले वक्त में जब जरूरत पड़ेगी तो ये इसमें अंदर ये चीज मौजूद है कि ये 65 हो जाएगा, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन राइट नाउ इट इज फिक्स्ड 64। और एक और चीज, फिर इसमें सबनेट मास्क को भी लिखने का, क्योंकि तरह तरह के सबनेट मास्क तो होंगे नहीं, और इसमें एक और चीज सबनेट मास्क लिखने का तरीका ये IP एड्रेस लिख के डायरेक्ट आगे आप लिख देते हैं /64। इसमें सबनेट मास्क नहीं होता, IP लिखें उसके आगे /64, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक वैसे नेटवर्क आईडी लिख के भी दिखा देता हूं कि अगर एक एड्रेस लिखा हो तो आप उसकी नेटवर्क आईडी लिखेंगे कैसे। उसकी नेटवर्क आईडी ऐसे लिखी जाएगी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं एक एड्रेस है 2002:A:/C:0:0:0:1। पहले बताएं ये एड्रेस ठीक है? 8 ग्रुप पूरे पूरे। इसकी नेटवर्क आईडी लिखनी है, पहले 4 नेटवर्क पोर्शन, आखिरी 4 इंटरफेस आईडी। जब नेटवर्क आईडी लिखनी हो तो इंटरफेस आईडी को क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। इसमें सिर्फ ये एक ग्रुप है जो 0 नहीं है, आप इसको 0 कर दें। ठीक है जी, तो ऐसे हो जाएगी इसकी शक्ल 2002:A:/C:0:0:0:0:0। अच्छा
64। जब नेटवर्क आईडी लिखते हैं तो आगे स्लैश नेटवर्क की बिटें लिखना जरूरी होता है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2002:A:B:C $/64, क्योंकि ये एडजेसेंट जीरो ग्रुप है ना, तो चारों को मैंने डबल कॉलन से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके सामने एक। अच्छा, आजकल के IPv6 एड्रेस लिख के दिखाऊं कैसे होते हैं। ये देखें 2000A:1, बताएं ये एड्रेस गलत है कि सही? नहीं होगा या है सही? वो इस तरह से देखें ना, दो ग्रुप लिखे हुए हैं, दरमियान में सारे क्या हैं? 0। ठीक है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या बनेगी? ये इसकी नेटवर्क आईडी है। तो आजकल के IPv6 एड्रेसेस IPv4 से भी आसान है। अच्छा, जहां तक बात है क्लासेस का, कि IPv4 एड्रेसेस में क्लासेस का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है जी। अब आप ये सोचेंगे क्लासेस में क्या होता था, क्लास A B C में फर्क क्या था? क्लास A में नेटवर्क की बिटें कम थी, B में नेटवर्क की बिटें ज्यादा थी, होस्ट की कम थी, C में नेटवर्क की बिटें और ज्यादा हो गई, होस्ट की और कम हो गई। तो यहाँ पे तो आपने फिक्स कर दिया कि नेटवर्क की बिटें रहनी 64 है, तो उन्होंने ना ज्यादा होना ना कम होना है। तो इसका मतलब ये है कि IPv6 में क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। IPv6 में क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इट इज सिंपल, उस हवाले से ये सिंपल है, यानी कि सबनेटिंग नहीं है। असल में आप जब क्लासेस भी चेंज कर रहे होते हैं ना, कर आप सबनेटिंग ही रहे होते हैं, ठीक है जी। लेकिन उसको कहते नहीं वो, क्योंकि क्लास से दूसरी क्लास में आप जा रहे होते हैं ना, तो वो क्लासफुल एड्रेसिंग कहलाती है। आप नेटवर्क ज्यादा कर रहे होते हैं, होस्ट कम कर रहे होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिलहाल जी आपके कोर्स के लिए, CCNA के लिए IPv6 एड्रेस की इतनी ही डिस्कशन है। इससे ज्यादा के लिए यानी कि अगर आप इसकी इंप्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं, आप मजीद थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो वो वीडियो मैं आज ही आपको कॉपी कर दूंगा, वो आप ले जाए, CCNP वाली है वो, तो उसके अंदर बाकी की सारी डिटेल मौजूद है और आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज CCNP के अंदर तो वो आना है। आप में से जो लोग पढ़ रहे होंगे वो क्लास में कर लेंगे, जिन्होंने आगे नहीं आना वो अपने तौर पे इस वीडियो को देख के IPv6 एड्रेस की इंप्लीमेंटेशन सीख सकते हैं। एक छोटी सी टिप बताता हूं आपको, IPv6 को ना अगर ये प्रमोट करना चाहते हैं ना, तो जाहिर है, अंडरस्टूड सी बात है, इसकी इंप्लीमेंटेशन मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और ऐसा ही है, रूल सुन लें, iOS के अंदर जिस जगह पे आप आज से पहले लिखते थे सिर्फ IP की जगह अगर आप IPv6 लिख देंगे तो IPv6 वाली कमांड बन जाएगी। मिसाल के तौर पे आप कहते थे शो IP राउट, तो शो IPv6 राउट। आप कमांड देते थे IP एड्रेस, तो IPv6 एड्रेस। आप लिखते थे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। आप लिखते थे राउटर OSPF, तो आप लिखेंगे IPv6 राउटर OSPF। आप लिखते थे IP राउट स्टैटिक राउटिंग के लिए, तो आप लिखेंगे IPv6 राउट। तो जी ये हो गई लैब, आप करके देख लें, इसके अलावा और कुछ भी। किसकी? अच्छा जी, ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, IPv6 के अंदर ब्रॉडकास्ट आईडी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें वो काम भी मल्टीकास्ट आईडी से लिया जाता है, ठीक है जी। IPv6 में ब्रॉडकास्ट आईडी नाम की चीज ही नहीं होती, इसमें मल्टीकास्टिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीकास्टिंग, ठीक है जी। और जहां तक आप कहते हैं कि एक मिसाल के तौर पे एक नेटवर्क है, आपने उस नेटवर्क के तमाम यूजर की तरफ किसी एक चीज को सेंड करना है, ठीक है, उस तरह के लिए इसके अंदर एक स्पेशल तरह का एड्रेस होता है जिसको कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस। जिस तरह जो काम आप एक नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईडी से लिया करते थे ना, वो काम यहां पे होता है एक एड्रेस जिसको कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस IPv6 एड्रेस के अंदर ब्रॉडकास्ट आईडी वाला काम लिंक लोकल एड्रेस करता है। और ये एक ऐसा एड्रेस होता है जिसे आप कॉन्फ़िगर नहीं करते, इट इज नॉट कॉन्फ़िगरेबल, ये ऑटोमेटिकली असाइन होता है। और ये ऐसे असाइन होता है कि मिसाल के तौर पे आपका एक ईथरनेट नेटवर्क है ना, उसका मैक एड्रेस है, ये उसके मैक एड्रेस से ऑटोमेटिकली खुद ही से लिंक लोकल एड्रेस बना लेता है। आप उस एड्रेस के ऊपर जो चीज सेंड करेंगे वो उस डोमेन के सारे मेंबर्स पे चली जाएगी। और वो आपको पता कहां से नजर आता है? आप कहेंगे सर हमें कहां से मिलेगा?
वो आपको मिलेगा जब आप कमांड देंगे शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो वहां पे ये एड्रेस लिखा होगा। ब्रॉडकास्ट आईडी वाला काम यहाँ पे कौन करता है? लिंक लोकल एड्रेस। आप लिंक लोकल पे भेजेंगे, लिंक लोकल। एक लिंक का मतलब क्या होता है? एक दूसरा मतलब एक लिंक पे एक नेटवर्क आईडी होती है कि नहीं? एक लिंक पे एक नेटवर्क आईडी होती है। तो एक ऐसा एड्रेस है जिसका स्कोप क्या है? लिंक के अंदर लोकली। ये इसका असर इंपैक्ट कहां तक रहता है? लिंक के अंदर अंदर रहता है, यानी एक नेटवर्क तक रहता है, नेटवर्क से बाहर नहीं निकलता। तो ब्रॉडकास्ट आईडी का काम क्या होता है? नेटवर्क के अंदर अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता। वही चीज है, बस लफ्जों का फर्क है, ठीक है। लेकिन ये इट इज नॉट ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी नाम की चीज ही नहीं होती यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये सारे एड्रेस उस वीडियो में है। लिंक लोकल की शक्ल कैसी होती है, कहाँ नजर आता है, कैसे देखना, ये लैब हुई भी है, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम अपना आज के दिन का जो मेन टॉपिक और अब जो आखिरी टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, और वो है जी iOS बैकअप। अच्छा, इसके मुख्तलिफ नाम है। iOS बैकअप कह लें, मैं लिखता हूँ सारी चीजें। iOS के बैकअप का कॉन्सेप्ट, और ना सिर्फ iOS का बैकअप, इनफैक्ट आप अगर अपनी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप भी लेना चाहें तो उसका भी यही तरीका होगा। इसके अलावा iOS अपग्रेड, पुराना iOS निकाल के नया iOS डालना है, पुराने को अपडेट करना है, वो भी यही चीज है, ठीक है जी। और इसके बाद पासवर्ड रिकवरी। ये सारे लफ्ज जो है ना जी, ये इंटरलिंक्ड है, ये सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ ही आज के उसी के साथ मर्ज हुए हैं। पासवर्ड रिकवरी, ये सारी चीजें जी अब हम पढ़ने लगे। अच्छा, सबसे पहले ये बैकअप की बात कर लेते हैं। बैकअप का क्या मतलब होता है जी? iOS बैकअप या कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप, आप कॉपी करके ना जिस चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, आप उसकी एक कॉपी करके किसी और मेमोरी के हिस्से में रख लेते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपने आमतौर पे अपने iOS का जो बैकअप है वो अपनी ही सी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता था, आप उसकी किसी और ड्राइव के अंदर उसकी एक बैकअप फाइल रख लेते हैं कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी करप्ट हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी। उस बैकअप फाइल को इस्तेमाल करके रिकवर कर लेते हैं, यानी कॉपी करके इंपॉर्टेंट चीज को किसी दूसरी जगह रखना। बैकअप क्या उसी मेमोरी के किसी और हिस्से में रखना ज्यादा बेहतर है, आपको किसी दूसरी मेमोरी को चूज करना, किसी दूसरी को चूज करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपने बैकअप रखना है तो आपको चाहिए किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या किसी दूसरे कंप्यूटर में आप बैकअप रखें, डेटा का भी और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। तो हमारे यहाँ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ जो बैकअप होता है ना जी, वो आप इसकी अपनी मेमोरी में नहीं रख सकते, आपको किसी और एक्सटर्नल मेमोरी में इसका बैकअप रखना पड़ता है। अब सवाल ये है कि आपके राउटर की मेमोरी से किसी भी फाइल को किसी एक्सटर्नल मेमोरी में कैसे शिफ्ट किया जाए। अब मेरा राउटर वो है, एक्सटर्नल मेमोरी मेरे लैपटॉप की हो सकती है, इसके साथ लगी हुई हार्ड ड्राइव हो सकती है, USB हो सकती है। मैं इस 2500 सीरीज के राउटर के ऊपर कोई USB पोर्ट नहीं है जहां पे मैं कॉपी पेस्ट की कमांड दूं तो वो कॉपी हो जाए। तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि मैं अपनी डिवाइस को, चाहे वो राउटर है या कोई स्विच है, मैं अपनी डिवाइस को वो नॉर्मल जो मेरा लैन का लिंक होता है, लोकल एरिया नेटवर्क वाला लिंक, ईथरनेट लिंक, उसके थ्रू कनेक्ट तो ये जी कराया ही होता है, मैंने इतने दिनों से कराया हुआ है। इसका IP हुआ करता था 200.100.50.1 और इसका हुआ करता था 50.100। तो ये कनेक्टिविटी तो हुई थी, और ये किस लिए की थी? ताकि कम्युनिकेशन हो सके। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कोई फाइल इधर से उधर जाए, कोई फाइल उधर से इधर आए, तो वो फाइल इसका iOS भी हो सकता है, वो फाइल इसके iOS की कॉपी भी हो सकती है, वो फाइल इसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी हो सकती है, वो फाइल इसकी रनिंग कॉन्फ़िग भी हो सकती है। तो आप यहां से इसकी रनिंग कॉन्फ़िग को कॉपी कर दें इस डिवाइस के ऊपर, इसके iOS को कॉपी कर दें इस डिवाइस के ऊपर, सेंड कर दें, ठीक है। फाइल को ट्रांसफर कर दें इधर से उधर। और फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, एक का नाम है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वाला प्रोटोकॉल जो है ना, इट इज TCP बेस्ड। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रोटोकॉल है, उसको कहते हैं TFTP। FTP ही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है, बट शुरू में T लिखा हुआ है। T का मतलब है ट्रिवियल, छोटा।
ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब TFTP जो है इट इज UDP बेस्ड। UDP बेस्ड होने की वजह से इट इज फास्ट, रिलायबल नहीं है बट फास्ट है। ऊपर वाला रिलायबल बट स्लो, नीचे वाला अनरिलायबल बट फास्ट। हमारे CCNA के कोर्स के अंदर जो किताब में आपके जो दिया हुआ है, जो लैब दी हुई है, वो है आपका iOS बैकअप या कॉन्फ़िगरेशन बैकअप विद TFTP। लेकिन एक चीज बता दूं, जो सेटअप TFTP के लिए सेम सेटअप FTP के लिए। कमांड में TFTP की जगह FTP लिखना तो वो FTP के साथ हो जाता, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपने जहां FTP लिखना है वहां TFTP लिख दें, जहां TFTP लिखना है वहां FTP लिख दें, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। राउटर की साइड पे, राउटर एंड के ऊपर फर्क नहीं है। हाँ, ये जो आपकी ये डिवाइस है लैपटॉप, राउटर पे तो हम देख ही लेंगे क्या करना है। लैपटॉप को आपको तैयार करना पड़ता है, इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उस पर इनेबल करना पड़ता है ताकि वो इस FTP के थ्रू जो फाइल्स आ रही हैं उन्हें रिसीव कर सके। यहां इसको तैयार करना पड़ता है TFTP के लिए कि ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से जो कुछ आ रहा है उसे रिसीव कर सके या सेंड भी कर सके। तो उसके लिए इन प्रोटोकॉल्स को इनेबल करना पड़ता है। अब इन प्रोटोकॉल्स को इनेबल करने के लिए ना इन डिवाइसेस के ऊपर मुख्तलिफ तरह के टूल्स मौजूद होते हैं। जब ये FTP इनेबल कर देते ना तो ये लैपटॉप मेरा FTP सर्वर चलाना शुरू कर देता है, और मैं TFTP इनेबल कर दूं तो ये TFTP सर्वर जिस प्रोटोकॉल की सर्विस दे रहा होगा उसका ये सर्वर कहलाएगा। अगर तो ये FTP या TFTP मैं माइक्रोसॉफ्ट के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इनेबल कराना चाहूं तो उसके लिए याद रखिएगा, ये जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है ना, इसके दो तरह के वेरिएंट्स आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक सर्वर और एक क्लाइंट। विंडोज 7 जो है क्लाइंट है, विंडोज XP जो है ये क्लाइंट है, ठीक है जी। 7 विंडोज विस्टा क्लाइंट है, विंडोज 8 अब जो आई है क्लाइंट है, ठीक है। इन सब के लिए सर्वर के वेरिएंट डिफरेंट होते हैं। किसी के लिए सर्वर 2008 है, किसी के लिए 2003 था, किसी के लिए अब 12 है, गालिबन आएगा आने वाले वक्त में। अब उसकी मुझे कोई इतनी डिटेल का नहीं पता होता ये माइक्रोसॉफ्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो उसमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट अलग अलग होते हैं। क्लाइंट का तो मुझे पता है क्योंकि वो हम सब यूज करते हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्लाइंट है। तो क्लाइंट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट में रहते हुए ये फीचर इनेबल नहीं हो सकते। तो अब उसमें फिर क्या करें, करना तो है। उसके सर्वर है, सर्वर में हर तरह का प्रोटोकॉल, हर तरह की सर्विस इनेबल हो जाती है, इसीलिए वो सर्वर है, ठीक। इसमें अब कैसे करें, उसके लिए ना आपको थर्ड पार्टी टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अपना FTP सर्वर अगर वो इनेबल नहीं कर सकता, आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी, आप वो चला लें, FTP सर्वर बन जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, FTP सर्वर तो बनाना है ना, आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उससे ये बन जाता है। क्लाइंट सिस्टम को भी FTP सर्वर बनाया जा सकता है, TFTP सर्वर बनाया जा सकता है। उसके लिए गूगल पे जाके आप सिर्फ TFTP डाउनलोड लिखें तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन, काफी सारी आ जाती हैं, लेकिन 2-3 उनमें से जो सबसे टॉप पे नजर आएंगी वो बेहतरीन है। सिस्को का अपना TFTP की मिल जाती है। आप गूगल पे लिखें सिस्को TFTP डाउनलोड तो आपको सिस्को की एप्लीकेशन TFTP की मिल जाएगी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है। कोई भी डाउनलोड कर लें जो अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके जैसे आपने ऑन करना है वो TFTP इनेबल हो जाता है, दैट्स इट। अब अगला सवाल, आपको उस TFTP की क्या सेटिंग करनी पड़ती है लैपटॉप के ऊपर? आपको सिर्फ इतनी सेटिंग करनी पड़ती है कि जो कुछ इस ईथरनेट पोर्ट का जो IP है ना, जो कुछ इस पे रिसीव होगा उसे रिसीव करके हार्ड डिस्क के किस हिस्से में रखना है। आपने C ड्राइव में रखना है, E ड्राइव में रखना है, D ड्राइव में रखना है, फोल्डर मेंशन कर दे, पाथ आपने बताना है, डायरेक्टरी का पाथ बताना होता है। सॉफ्टवेयर को क्लिक करके इनेबल कर दिया, इसके लैन कार्ड का जो IP है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, यानी उसने अब वो TFTP देखना शुरू कर देगा कि इस पोर्ट के ऊपर क्या चीज रिसीव हो रही है और क्या जा रही है और क्या आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद जो रिसीव हो रहा है उसको रखना किधर, आपने सिर्फ उसका पाथ मेंशन करना है, सिर्फ पाथ मेंशन करने की सेटिंग होती है बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये आपका सेटअप बनेगा। अच्छा, ये लिंक तो आप करना आता ही है, हमें लिंक हम आप कर लेंगे। उसके बाद लैपटॉप के ऊपर TFTP को कैसे सेट करना है और राउटर के ऊपर जाके क्या करना है ये हमने देख लेना, और हमें iOS के बैकअप का कम से कम जो है वो पता चल जाएगा, या किसी भी फाइल के बैकअप का पता लग जाएगा। जो जितनी बातें मैंने अब तक की हैं पहले जरा इसको करके देख लेते हैं। अच्छा जी, मेरे पास इस वक्त राउटर ऑन है, कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप के साथ।
अल्लाह करे कि आज एक्सेस भी हो जाए, इसके साथ कोई फनी खराबी ना हो। मैंने अपनी जी लैपटॉप को इसकी जो कंसोल है उसके साथ कनेक्ट करवा देता हूँ, और उसके बाद मैंने आपको कहा था पुटी हो सकता है, सिक्योर सीआरटी हो सकता है, हाइपर टर्मिनल हो सकता है, जो आपके पास अवेलेबल है आप उनमें से कोई भी ऑन कर लें। तो मैं ये हाइपर टर्मिनल भी पढ़ा हुआ था, सिक्योर सीआरटी भी है, कुछ भी इसको इसके ऊपर चलाया जा सकता है। तो मैं इसको देख लेता हूँ। वही ऑप्शन है, आपने नाम देना है, कॉम पोर्ट का नंबर बताना है, प्रोटोकॉल के बारे में बताना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ TFTP लैब, कॉम पोर्ट का नंबर जी 3, इस वक्त इसका 3 ही है, इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया मेरी USB पोर्ट का। मैं कहता हूँ जी ओके। उसके बाद रीस्टोर डिफॉल्ट करता हूँ, जरा ऊपर पढ़िएगा क्या आ रहा है, यही होना चाहिए ना। ओके करते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये राउटर एक्सेस हो गया है। जिसका होस्ट नेम इस वक्त जो है वो रईस है, जो हमारे यहाँ के एक इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने लैब कराई होगी, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है इस वक्त यहाँ पे। ठीक है जी, इसका फॉन्ट साइज जो है वो मैं बेहतर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो मैं कमांड लिख रहा हूँ वो सबको फिर नजर आती रहे। ठीक है, इस वक्त आप इसके यूजर मोड में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज मुझे जरा ये बताइएगा कि ये जो iOS होता है वो आपके राउटर की किस मेमोरी में पड़ा होता है। iOS 4 होती हैं, रैम, NVRAM, रोम और फ्लैश। iOS फ्लैश में होता है। ठीक है जी, इनेबल मोड में जाते हैं, लेकिन मैं काम करता हूँ, इसका होस्ट नेम जरा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी, वो क्योंकि जो हमें देखने की आदत पड़ी हुई है वही रखते हैं, वरना अजीब अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसा बंदा कोई नए iOS पे काम कर रहा है। शो फ्लैश, ये इससे क्या होगा, मुझे फ्लैश के बारे में बताएगा कि फ्लैश का साइज कितना है, उसमें अगर कोई फाइल पड़ी हुई है तो उसका साइज कितना है, उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन। एक और चीज पहले बता दूं, कमांड को एंटर करने से पहले जब मैं एंटर करूंगा ना तो आपको इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नजर आएगा, नाम भी लिखा होगा, लेकिन इसमें जो नाम नजर आता है ना वो हमने आमतौर पे जब हम इसका बैकअप वगैरह लेके रखते हैं या इसमें दोबारा इसको रीस्टोर करते हैं, आप आज की लैब में आप भी ये ऑप्शन देखेंगे, नाम ना चेंज करने की ऑप्शन आपको नजर आती है। iOS का नाम हमने आमतौर पे अपनी मर्जी का रखा होता है, क्योंकि उसका एक्चुअल नाम बड़ा लंबा चौड़ा होता है, लाइसेंस आईडी, वर्जन, तो बड़ा लंबी पूरी लाइन होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की, तो हमने उसका छोटा सा कोई नाम रख लिया होता है। जब मैं एंटर करूंगा ना तो इसका नाम नजर आएगा, और आमतौर पर अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट टाइम लैब की हो तो वो किसी भी तरह का नाम रख सकता है, तो उसकी मुझे कोई गारंटी नहीं होती, तो अल्लाह माफी दे कोई गलत सलत चीज निकल आई तो मेरा उसमें कोई कसूर नहीं होगा। एंटर करते हैं तो शुक्र है नाम जो है वो रीजनेबली रखा हुआ रखने वाले ने। इसका इस वक्त नाम सिस्को है, लेकिन फिर बता दूं इसका एक्चुअल नाम सिस्को नहीं होता, ये 2500 सीरीज का अगर राउटर है, इसका असल नाम क्या मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, सिंप्लीफाई हो गया। जरा इसका मतलब देख लें, कहता है ये जो इसकी फ्लैश है ना, इसका टोटल साइज 8.3 मेगाबाइट है, ये बाइट में होते हैं जी, 8388608, तो 8.3 MB बनता है। इसकी फ्लैश का साइज सिर्फ और सिर्फ 8.3 MB है। ठीक है, जिसमें से वो कहता है 8 MB यूज हो गया, तो बाकी 0.3 MB अवेलेबल है। 8 MB किस काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, कहता है इसमें एक फाइल पड़ी हुई है जिसका साइज 8 MB है, और उस फाइल का नाम है सिस्को, और सिस्को आपका iOS है। इस वक्त iOS सिस्को नाम से इसमें सेव हुआ हुआ है। अब अगली चीज जो मैं देखना यहाँ पे चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये जो iOS है इसका एक्चुअल नाम क्या है, इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके मैं सारी डिटेल जानना चाहता हूँ। वैसे एक जगह है जहाँ पे आपने iOS की डिटेल पढ़ी थी, इसी कोर्स में याद करें, नजर आई थी, CDP याद है, शो CDP नेबर करते थे तो वो हमसाये के iOS की डिटेल बताता था, लेकिन वो हमसाये की होती थी, अपनी नहीं होती थी। तो अपनी डिटेल कभी देखनी हो, अच्छा 3 से 4 चीजें जरा तवज्जो से सुनिएगा। अपने iOS लिक्विड है, अपने iOS की डिटेल,
अपने हार्डवेयर की डिटेल और अपना बूटअप सीक्वेंस। बूटअप सीक्वेंस क्या होता है? आपके लैपटॉप का भी बूटअप सीक्वेंस होता है कि पहले सीडी रोम से बूट कराना है, हार्ड ड्राइव 2 लगी हुई है तो उनसे कराना है, या फिर यूएसबी से कराना है। इसको बूटअप सीक्वेंस कहते हैं ना। जब आपने नया आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बूटअप सीक्वेंस ऊपर नीचे करते हैं ना। तो ये इसी तरह आपकी इस राउटर का भी बूटअप सीक्वेंस होता है जो हमने आज पढ़ना है। क्या क्या चीजें हो गई? आईओएस की डिटेल, बूटअप सीक्वेंस की डिटेल और हार्डवेयर की डिटेल। चौथी चीज, ये डिवाइस कितनी देर से पावर ऑन है। ये डिवाइस कितनी देर से पावर ऑन है, इसको कहते हैं डिवाइस अप टाइम। डिवाइस अप टाइम। इंडस्ट्री में जब आप डिवाइस अप टाइम करते हैं ना तो आपको नजर आ रहा होता है कहीं 15 साल, कितने महीने, कितना घंटे, इस तरह के नजर आ रहे होते हैं। क्योंकि इन सिस्को की डिवाइसेस के बारे में ये कहा जाता है कि कई कई साल चलती रहती हैं, प्रॉब्लम नहीं आती इनके अंदर। ठीक है, पैसे तो ये सिस्को वाले लेते हैं लेकिन बदले में आपको ये ड्यूरेबिलिटी जो है वो इसमें मिलती है आपको। तो फिलहाल इसको तो चलते हुए मेरे से अभी कुछ घंटा ही हुआ होगा, मुश्किल से वो भी। ठीक है, तो वो आपको जितना भी टाइम हो बताएगा आपको। जब लास्ट टाइम जब ये रीलोड हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक का वक्त डिवाइस अप टाइम इसको कहा जाता है। गलती से आपसे राउटर बंद हो गया ना, ये रीस्टार्ट हो गया, आप इस चीज को छुपा नहीं सकेंगे। आपका बॉस आके कहे यार तुमने राउटर रीस्टार्ट करा दिया, आप नहीं ठहर जाते था। तो एक कमांड है जी, उससे आपको ये नजर आ जाता है कि आखिरी दफा राउटर रीस्टार्ट कब से ऑन हुआ है। तो 4 चीजें हैं, आईओएस डिटेल, हार्डवेयर डिटेल, बूटअप सीक्वेंस और आखिरी चीज इसमें मैंने बताई डिवाइस अप टाइम। तो हम इस वक्त जरा थोड़ा सा काफी सारी चीजों के ऊपर नजर डालने की कोशिश करेंगे। उसकी कमांड होती है जी शो वरियन। शो वरियन एंटर करते हैं, शो लिख लें, शो वरियन। छोटी सी कमांड है, ये आपको अपनी बारे में बताता है। सीडीबी में दमसाए की डिटेल आती थी, इसमें आपकी अपनी डिटेल जो है वो आपको नजर आएगी। अच्छा जी, अब इसका जो आईओएस है ना उसका अपना जो एक्चुअल नाम है वो हम अब इसमें देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तो वो बूटस्ट्रैप और चीज़ों के वरियन है अभी है। एक तो ये है ना, वो कह रहे जी फ्लैश में इसका नाम जो है वो ये मौजूद है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको इसमें ना ये मैं बता रहा हूँ, ये जितनी भी डिटेल लिखी हुई है ना इस सब की समरी करके इसका नाम एक बना होता है। यहाँ पे तो हर चीज एक्सप्लेन करके डिटेल के साथ लिखी हुई है ना कि इस चीज का वर्जन ये है, ये जी iOS का वर्जन का यहाँ पे ये ऑप्शन इसके ऊपर मौजूद है। ये सारी चीजें एक ही लाइन के अंदर वहां पे लिखी होती है, तो एक लंबा सा नाम मान रहा होता है। यहाँ डिटेल के साथ शो करा रहा है, इसमें डिटेल के साथ शो करा रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि इस फाइल का नाम फ्लैश के अंदर सिस्को है। तो एक लाइन होती है, सिंगल लाइन, लेकिन इसमें इस पूरे की समरी होती है उसके अंदर। इतना लंबा नाम जो है वो पढ़ने में, कॉपी करने में, टाइप करने में आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इस डिवाइस को चलते हुए कितना वक्त हो चुका है वो भी देखते हैं। 43 मिनट्स। ठीक है जी, इसका अप टाइम जो है वो 43 मिनट्स है। उसके बाद जी इसकी मेमोरीज की डिटेल, इंटरफेसेस की डिटेल, कौन कौन से इंटरफेसेस इसमें मौजूद हैं, ईथरनेट है उसका स्टैंडर्ड क्या है, सीरियल है उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके अलावा इसका प्रोसेसर जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। उसके बाद ये चीज एक मैं आपको अब दिखा रहा हूं, इसको आप नोट कर लें, ये लाइन अपने पास। ठीक है जी, ये इसके बूटअप सीक्वेंस को मेंशन करती है। आपको समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी देर के अंदर इसकी बारी आ जाएगी। लेकिन अभी एक दफा वो बैकअप लेने वाली बात जो है वो कंप्लीट कर ले, बैकअप ले ले, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। ये लाइन आप लिख लें अपने पास, और ये इंफॉर्मेशन क्या बता रही है, बूटअप सीक्वेंस ऑफ अ राउटर। बूटअप सीक्वेंस ऑफ अ राउटर, राउटर का बूटअप सीक्वेंस क्या है। अच्छा जी, मैंने किया ये है कि अपने लैपटॉप को इस राउटर के ईथरनेट के साथ कनेक्ट करवा दिया।
अगर कनेक्ट करा दिया है तो उसके बाद ये मैंने क्या कमांड दी है, इंटरफेस ईथरनेट 0। ईथरनेट पूरा नहीं लिखा, 2500 सीरीज में फास्ट ईथरनेट नहीं है, ईथरनेट है, तो इंटरफेस ईथरनेट 0। ठीक है जी, इसको आईपी एड्रेस देने लगा हूं, यही होता है ना, यहां पे कीप लाइव इनेबल होते हैं ना जी, पहले भी इनेबल थे, मैंने वैसे ही लिख दिया। नो शटडाउन करना पड़ता है, कर दिया। उसके बाद अपने लैपटॉप के ऊपर जो लैन कार्ड है मेरा, ये जी मेरा लैन कार्ड है जिसके साथ ये अटैच्ड है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में चला गया। एक्चुअल को आईपी इस तरह से देते हैं, लैन कार्ड पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए, इसमें देखें IPv4 भी IPv6 भी है, तो मैं IPv4 पे क्लिक करूंगा और उसकी प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा। तो ये मैंने जी उसके लिए लास्ट टाइम का ये आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर इस पे कर दिया था 200.100.50.1, क्योंकि लैब मैंने पिछले दिनों करानी थी तो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया था। यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस 200.100.50.1, 200.100.50.100 इसका गेटवे है। ठीक है जी, इसको ओके कर लेते हैं क्योंकि इसका आईपी ठीक है। अच्छा, इसके बाद होना तो अब ये चाहिए कि एक दफा एक और काम भी कर लें, शो इंटरफेस ईथरनेट 0, ताकि पता लग जाए लिंक अप है कि डाउन। जी लिंक जो है वो अप है। यहां से पिंग करता हूं 200.100.50.1 को, किसका आईपी है, लैपटॉप का। मैं राउटर से बैठ के लैपटॉप को पिंग कर रहा हूं, लैपटॉप पिंग हो रहा है। पहला आईपी जरूरी नहीं है हर दफा ड्रॉप हो, इसका मतलब यह है कि इसको 2 सेकंड से पहले आर रिजॉल्व हो गया था और इसको आईपी मिल गया था। एक और चीज आपने याद रखनी है, इंडस्ट्री में या किसी भी वक्त जब भी आप किसी इथरनेट इंटरफेस को आप कराएं और आपने कोई फाइल वगैरह ट्रांसफर करनी हो तो उससे पहले एक दफा पिंग लाजमी कर लें। क्यों बोला? क्योंकि उस फाइल का पहला पैकेट ड्रॉप हो सकता है। अगर आपने एक्चुअल फाइल सेंड करना शुरू कर दी तो हो सकता है फिर एक्चुअल फाइल का पहला पैकेट ड्रॉप हो जाए, और वो उसमें होता है या पूरी फाइल ट्रांसफर होने के बाद एंड पे वो एरर जनरेट कर देता है कि पूरी फाइल ट्रांसफर नहीं हुई, फाइल इज करप्ट। तो इसलिए बेहतर है कि आपने जो पहला पैकेट शहीद कराना वो टेस्ट पैकेट शहीद करा दें, आप पिंग करा दें। तो पिंग कराना इंटरनेट में हमेशा फिजिबल रहता है। लेकिन ये दोनों के दरमियान इस वक्त डेटा ट्रांसमिशन जो है वो प्रॉपर्ली हो रही है। एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूं, जब आप एक्चुअल लैपटॉप के साथ ये करवाते हैं ना कनेक्टिविटी, तो आप बाय डिफॉल्ट आप जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो इसमें ना एक विंडोज की अपनी फायरवॉल होती है, विंडोज फायरवॉल, और वो आपको यहाँ नजर आएगी इसमें नेटवर्क सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर। ये देखिए विंडोज फायरवॉल, ये विंडोज फायरवॉल ना फैक्ट्री से जब आती है तो ये ऑन हुई होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट iOS में इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऑन होती है। अगर ये ऑन हुई ना और आप राउटर से इसको पिंग करेंगे या कोई भी चीज भेजेंगे, ये उसको रिजेक्ट कर देगा, अंदर नहीं आने देगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस फायरवॉल को ऑफ कर दें। तो मैंने ये फायरवॉल ऑफ की है, वरना ये पिंग ना होता। तो अक्सर लोग कनेक्ट करा के हर चीज ठीक होती है, पिंग नहीं हो रहा होता तो परेशान होते हैं, तो उसमें ये इसमें मसला हो सकता है। ये एक्चुअल लैपटॉप के साथ है, सिमुलेटर में चूंकि ये चीज नहीं होती इसलिए वहां मेंशन नहीं की, तो एक्चुअल में होती है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। फायरवॉल ऑफ होनी चाहिए जी, विंडोज की अपनी फायरवॉल ऑफ होनी चाहिए, तो वो ऑफ ही है। अच्छा जी, अब अगला काम आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसमें ये करना होगा, अपने लैपटॉप को TFTP के लिए तैयार करें। इसके ऊपर TFTP का फीचर जो है आप उसको इनेबल करें। तो ये मैंने जी ये TFTP की एक ये सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड हुआ है इंटरनेट से। सिस्को का भी मेरे पास अवेलेबल है, ये एक और थर्ड पार्टी है उसका भी अवेलेबल है। मैं सिर्फ इस पे जाके क्लिक करता हूँ और ये जरा देखिएगा इसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, वो जो मेरे इस वक्त ऑपरेशनल इंटरफेस है उसका आईपी पिक कर लिया है। इस वक्त ये सिर्फ इस पे क्लिक करने से ना मेरा ये लैपटॉप TFTP सर्वर बन गया है। TFTP इनेबल हो गया फीचर। विंडोज में बिल्ट इन ऑप्शन भी होती है लेकिन सर्वर पे, विंडोज के क्लाइंट वर्जन्स पे नहीं। उसको बनाने का भी ये ठीक है और बड़ा आसान है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कर सकते हैं। डायरेक्टरी क्या लिखी हुई है इस वक्त, इसका मतलब है ये जो कुछ इस आईपी पे रिसीव करेगा ना TFTP के थ्रू, उसको इधर जाके रख देगा। लेकिन मैं चाहता हूं पाथ मेरी अपनी मर्जी का हो, तो उसके लिए आप इसको चेंज कर दें।
जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ जी चेंज यहाँ से। डेटा कॉम के अंदर सिस्को का मैं कहता हूँ जी एक फोल्डर है, उसमें जाके आप इसको, बल्कि सिस्को के फोल्डर की बजाय सिस्को डिज़ाइन, क्योंकि मुझे याद पड़ता है उस फोल्डर में शायद मैंने पहले भी एक इसी नाम की फाइल कॉपी कराई थी, तो ये सिस्को डिज़ाइन मैंने पाथ दे दिया। भाई जो भी आपको सूट करता है वो पाथ ही देना ना, आपने पाथ सेट कर दिया। उसके बाद असल चीज़ ये है कि ये सारा कुछ कर देने के बाद आपने इसको यहाँ से बंद नहीं कर देना, तो बंद कर दिया तो ये डिसेबल हो जाएगा, आपने इसको कर देना मिनिमाइज। अच्छा, मिनिमाइज करने के बाद अब आप आए राउटर पे वापस। राउटर पे अब आपने क्या करना है, आप कहते हो जी फ्लैश में तुम्हारे जो चीज पड़ी हुई है उसको कॉपी कर दो TFTP सर्वर के ऊपर। क्या करो, जो कुछ फ्लैश में पड़ा हुआ है उसको कॉपी कर दो TFTP सर्वर के ऊपर। तो कमांड क्या होगी, कॉपी। अब कॉपी की कमांड इनेबल मोड में चलती है, इसका ख्याल रखना है। कॉपी कर दो फ्लैश को TFTP पे। अच्छा, मैं एंटर करूंगा, कमांड चल जाएगी। क्या उसको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी? एक मिनट में, हालांकि कोई क्लास है, इसको रोक लेते हैं। क्लास अभी नहीं, 15 मिनट बाद। मुझे नहीं पता, आप यहाँ भी लेने हैं क्लास में, इधर तो नहीं है ना? अच्छा जी, तो आपने कहा कि कॉपी कर दो फ्लैश को TFTP सर्वर पे। ये आपसे इसको दो सवाल जरूर पूछने चाहिए। एक तो पूछना चाहिए, वो कहेगा सर फ्लैश में मेरे पास 2-3 फाइलें भी हो सकती थी, आपने उनमें से किस फाइल को कॉपी करना है, सारों को करना है या किसी एक स्पेसिफिक को करना है? अगर आपने स्पेसिफिक को करना था उसका नाम बताएं फाइल का, ठीक है जी। और वो फाइल का नाम अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है जी। और एक सेकंड जरा एक दफा फिर से ना शो फ्लैश कर लेते हैं ताकि वो नाम एग्जैक्टली जो है नजर आता रहे, ठीक है जी। तो दूसरी चीज उसको पूछनी चाहिए, एक तो इसको ये नाम पूछना चाहिए जी, क्लास का टाइम हो गया आज तो उनको कहीं आखिरी क्लास है, इसको तो टाइम लगेगा अभी, किसी दूसरे कमरे में कर लें, ठीक है। तो दूसरा सवाल वो ये पूछेगा, वो कहेगा जी आपका जो आगे लैन है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें 4-5 लैपटॉप लगे हुए हैं और सारों पे TFTP इनेबल हुआ हुआ है। मुझे ये बताओ, मैंने इस फाइल को सारों पे कॉपी कर देना या किसी एक पे करना? और वो किसी एक के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका IP बताना पड़ेगा। इस वक्त मेरा TFTP सर्वर कौन है, ये 200.100.50.1। एंटर करते हैं, पहला सवाल सोर्स फाइल नेम। बेहतरीन ये होता है कि आप इसको ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है जी। और आसान नाम रखने का फायदा ये होता है कि आपको कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आपने एंटर कर दिया। अगला सवाल वो कहता है एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, वो एक है या फिर ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं आप? आपको एक है, एक आपको पता है कि आपका TFTP सर्वर कौन है, 200.100.50.1। आप कहेंगे सर ये नेम क्यों लिखा हुआ है, आपको इसका जवाब पता होना चाहिए क्यों लिखा हुआ है। अगर मैंने कमांड दी होती IP होस्ट TFTP 200.100.50.1, याद है IP होस्ट की कमांड? आप IP को नाम के साथ मैप भी, तो अगर मैंने किसी नाम के साथ मैप किया होता तो मैं इस जगह पे उसका नाम भी लिख सकता था, लेकिन 200.100.50.1 मुझे याद है। मैं एंटर करता हूं, ये है वो जगह जहां पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बदल देते हैं। वो कहता है डेस्टिनेशन में जब कॉपी करूं तो इसी नाम से कर दो, या आपने किसी और नाम से कराना है। मैं कहता हूं भाई ये इसी नाम से कर दो, अगर मैं एंटर कर दूंगा तो इसी नाम से कॉपी हो जाएगा। अगर मैं अपनी मर्जी का नाम रखना चाहता हूं तो इसके आगे टाइप कर सकता हूं, लेकिन मैं यही रख देता हूं। ले जी, फाइल कॉपी होना, ये सेंड कर रहा है, ये सेंड कर रहा है, और जरा दूसरी तरफ से इस TFTP वाले को यहाँ पे देखें तो ये रिसीव कर रहा है। आपको नजर आ रहे हैं बाइट्स बढ़ती जा रही है, ये आपको बता भी रहा है कि ये किसका एड्रेस लिखा हुआ है, 50.100 का, राउटर का। राउटर से वो कहता है फाइल का नाम क्या है, सिस्को नाम की फाइल है वो मैं रिसीव कर रहा हूँ। उसको टोटल अभी क्या साइज है, अननोन।
क्योंकि अभी पूरी फाइल आई तो नहीं है ना, जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको इसका पता लग जाएगा। ये आम तौर पे वैसे मुझे याद पड़ता है कि ये 2 मिनट तक का टाइम जो है ना, अराउंड 2 मिनट, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यानी 120 सेकंड के अंदर अंदर ये फाइल कॉपी हो जाया करती है। ठीक है जी, इथरनेट है ना, फास्ट इथरनेट या गीगा तो नहीं है, तो इथरनेट की स्पीड के ऊपर ये इतना टाइम तकरीबन लेती है। सर इसको हम डिबर्ट भी कर सकते हैं अगर जी जी, क्या चीज? हमारे राउटर में iOS नहीं है, हम उसको अपने लैपटॉप से यही तो काम है, यही तो प्लान है कि आप इसको अगर लैपटॉप के अंदर iOS नहीं है तो डायरेक्ट इंटरनेट से iOS राउटर में तो डाउनलोड नहीं हो सकता। उसका तरीका यही होता है कि आप लैपटॉप में डाउनलोड करते हो, लैपटॉप से राउटर पे। उसके लिए तरीका क्या होगा, जो कमांड लिखी थी उसकी करके, अभी आपने लिखा कॉपी फ्लैश टीएफटीपी, फिर आप लिख देंगे कॉपी टीएफटीपी फ्लैश, फिर आपसे 2 सवाल पूछेगा, वो कहेगा टीएफटीपी बहुत सारे हैं, तुम बताओ कौन सा है, उसका आईपी दे दे, फिर वो आपको कहेगा उसमें बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, तुमने कौन सी कॉपी करानी है, तो जो आपके लैपटॉप में फाइल का नाम है वो आप आगे लिख देंगे कॉपी। ठीक है। अच्छा, iOS को अपग्रेड करने का क्या तरीका है? यही तो है, पुराना फॉर्मेट कर दिया और नया कहां से आएगा, लैपटॉप से आएगा ना, इंटरनेट से लैपटॉप में डाउनलोड होगा और लैपटॉप से वापस आ जाएगा। ये बैकअप लेने का फायदा क्या हुआ, बैकअप आपने इसीलिए लिया ना, ये देखिए ये 111 सेकंड लगे, तकरीबन 120 सेकंड का 2 मिनट होता है, तो 2 मिनट के करीब में हो जाता है। तो बैकअप का ये तरीका होता है। अब बैकअप इसलिए लिया ना, अगर इसका iOS करप्ट हो गया तो आप क्या करेंगे, लैपटॉप से दोबारा इसमें वापस कॉपी कर देंगे। तो उसका बड़ा आसान तरीका, कमांड उल्टी कर दें बस, फ्लैश और टीएफटीपी की जगह पे स्वैप कर दें, तो ये हो जाएगा। तो वो आज बिल्कुल हम वो भी इसको करके भी देख सकते हैं। तो ये आपने इस फाइल का बैकअप जो है वो अभी अपने पास लेके रख लिया है। इसको देखना भी चाहें तो देखा जा सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को जॉब पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कब बैकअप लेना कंपल्शन है उसके लिए? उसको जब भी नेटवर्क में आप कोई चेंज करते हैं, हर चेंज का बैकअप आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, जो भी चेंज किया है, जब भी आपने अपग्रेड किया तो आप उसका बैकअप लें। ये नहीं है कि आप एक ही चीज का बार बार बैकअप तो नहीं लेंगे ना, जब भी चेंज है उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए। अच्छा जनाब, बिल्कुल इसी तरह मैं ये भी कर सकता हूँ, देखें कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टीएफटीपी, एंटर, कहता है इस नाम से सेव करूंगा a-config, तो मैं कबूल है या मैं कोई और नाम रखना है, आपने अपना नाम रखना है अपना लिख दें, या यही रखना है तो इसी रख दें। ले जी कॉपी हो गया। स्टार्ट नहीं ना, आप क्या हो गया, कैसी बातें कह रहे हैं। इसकी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग थी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, वो कॉन्फ़िगरेशन जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग थी वो कॉपी हो गई जी उसके अंदर। अब बड़ी जल्दी हो गई क्योंकि वो फ्यू किलो की फाइल होती है, वो मेगा तक तो होती नहीं है, फ्यू किलो की फाइल है, तो उसको तो इतना ही टाइम लगना चाहिए था, वो भी कॉपी हो गई। कुछ भी कॉपी हो जाएगा जो आप कराना चाहें, जिस चीज का भी आप बैकअप लेना चाहें, रनिंग कॉन्फ़िग का बैकअप लेना उसका बैकअप आ जाएगा। तो वो जो मैं कह नहीं रहा था ACL वाली लैब एक दिन कराते हुए कि जनाब अगर वो आपने गलत कमांड दी, वो है भी तो नहीं आएगा, पढ़ के आएगा थोड़ी देर तक, नहीं वो उसको मैं भेजूंगा नहीं। ठीक है, तो ये जनाब यहाँ पे अभी क्या आपने क्या किया जी, उस फाइल को अभी पढ़ लीजिएगा जी लाइनिक्स से आके, आप अभी पहले ये कंप्लीट कर लें। पढ़ लेना चाहिए आपको, वैसे आपको इसकी कदर तब आएगी जब आप जॉब के लिए जाएंगे और आपको कहेंगे तुम्हें लाइनिक्स नहीं आती यार, तो फिर आप कहेंगे यार मैं पढ़ ही लेता तो अच्छा था। अब जैसा भी आपको खुश सब्जेक्ट लगता है, आप वो उसका कंपैरिजन करते हैं किसी और उसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो ज़ाहिर है सारे सब्जेक्ट एक जैसे नहीं होते। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सब्जेक्ट हैं मेरी नज़र में वो बहुत ड्राई होते हैं, मुझे ड्राई लगते हैं, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं वो ड्राई होते हैं। ठीक है, मैंने डॉस पे भी काम किया है, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर, हमारा ऑफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा काम वॉइस का उसके ऊपर हो रहा है। अगर आप में से किसी बंदे ने
आप में से किसी बंदे ने फ्यूचर में प्लान किया हुआ है कि आपने वॉइस वाली फील्ड में जाना है, तो आपको अल्टीमेटली ज़रूरत पड़ ही जाएगी लाइनेक्स के ऊपर ग्रिप करने की, क्योंकि उसके लाइनेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो बड़े सस्ते, और यही चीज़ सिस्को के अंदर आप खरीदेंगे, सिस्को में वो सोल्यूशन अगर आपको करोड़ रुपए का मिल रहा है, तो यहाँ पे वही चीज़ आपके लाख रुपए के सर्वर पे चल जाएगी। सर इंडस्ट्री में कहते हैं कि अगर आपने सिस्को का इक्विपमेंट लगाया हुआ है और मशीन पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसमें कोई बारिश तूफान कोई इस तरह डिजास्टर ना हो तो ये सिस्टम चलता रहता है, चलता है। उसकी रीजन है ना, सिस्को आईओएस मैंने आपको बताया था, इट इज डेवलप्ड इन लाइनेक्स, ये आईओएस लाइनेक्स में बना हुआ है, सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो आप इसकी स्टेबिलिटी देख लें, यूजर फ्रेंडली है ये, मतलब हमने बाकी में भी काम किया लेकिन ये बहुत यूजर तो फ्रेंडली। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था इसकी CLI जो है वो किसी भी और की CLI से बड़ी आसान है, ठीक है। तो बस उसकी CLI का थोड़ा सा, और वो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको यूज टू उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आपने अभी, क्योंकि 2 कोर्स जब पढ़े होते हैं ना आप एक साथ, तो दोनों पे आप एक जैसा टाइम नहीं दे सकते, उनको इक्वलेंट ट्रीट नहीं कर सकते, तो उसका ये हाल है, आप बाद में पढ़ लें दोबारा, आपको वो रोकेंगे नहीं, आप दोबारा पूरा फोकस करके लाइनेक्स पे कर लेगा, तो वो ये इसका बेहतर करें जरूर उसको। खैर, तो ये आपकी अच्छा किलो की भी नहीं है, आप जरा नोट करें, नीचे लिखा हुआ था 674 बाइट्स, ओनली 674 बाइट्स, ठीक है। ये तकरीबन आधा किलो बनता है, ठीक है। तो ये 0.6 किलो बाइट जो है वो आपने उसकी कॉपी कर ली है। अच्छा जनाब, आप इसको देख भी लेते हैं कि फाइल जहाँ पे हमने पाथ दिया हुआ था वहाँ मौजूद भी है या नहीं है। इसमें सिस्को के अंदर सिस्को डिज़ाइन, तो एक फाइल ये है और एक फाइल ये है, दोनों फाइल्स आपके पास हैं। इसको आप ईमेल कर दें अपने आप को, इसको मल्टीपल जगहों पे रख लें, क्योंकि अगर आप किसी रिमोट साइट पे भी गए हुए हैं और वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बैकअप फाइल जो है वो आप मल्टीपल जो अब रख सकते हैं। इसी तरह देखें ना, ये जिस तरह फाइल यहाँ पे ड्राइव में पड़ी हुई है, जब मैं इंटरनेट से नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करूंगा तो डाउनलोड होकर इसी तरह की किसी ड्राइव में ही आएगा ना, और यहाँ से फिर आपने वापस अगर अपने राउटर पे कॉपी करना है तो उसका तरीका का यही होगा कि आपने राउटर पे कमांड को रिवर्स कर देना है, कॉपी TFTP फ्लैश या कॉपी TFTP स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो जाहिर है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव होगी ना, लाइनेक्स इधर नहीं है। बड़ा शौक है यार लोगों को लाइनेक्स पढ़ने का। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट एक काम करते हैं, ये जो मैंने अभी आपके सामने, अभी तक तो ये बड़ा सिंपल था ना, कोई मुश्किल तो नहीं लगा आपको, तो इसका थोड़ा सा अगर कोई ड्राइव वाला पोर्शन है ना इस आज की पूरी लैब का, तो वो अब थोड़ा सा आने लगा, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगा नहीं। देखिए मैंने बैकअप लिया क्यों है, ताकि अगर किसी भी किस्म का डिजास्टर हो तो आप उसको रिकवर कर सकें। डिजास्टर मतलब फ्लैश करप्ट हो जाए, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, विंडोज भी तो आप कहते हैं ना विंडोज उड़ गई, बड़े अरसे तक हम ये स्टेटमेंट सुनते हैं दुनिया में, विंडो उड़ गई थी मेरी, ठीक है। तो इसी तरह का विंडो उड़ सकती है, तो ये भी तो सॉफ्टवेयर ही है, कभी भी उड़ सकता है। अगर करप्ट हो गया तो मैं इसमें से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट तो नहीं कर सकता, मैं एक ही डिजास्टर कर सकता हूँ, और वो ये है कि मैं इसका iOS जो इसमें मौजूद है उसे फॉर्मेट कर दूं, उसे इरेज कर दूं। चलें जी, उसको इरेज करने की ना कोशिश करते हैं। राउटर से अगर iOS इरेज कर दूंगा तो मुझे ये जो लैपटॉप में iOS पड़ा हुआ है ये मेरे काम आएगा, मैं उधर से इरेज करके वापस यहाँ से वहाँ कॉपी कर दूंगा। लेकिन जब मैं अब इरेज करने की कोशिश करूंगा, क्या कमांड होगी? इनेबल मोड में इरेज हो जाता है, पहले दिन पढ़ा तो हो जाता है, इरेज फ्लैश, एंटर करूंगा तो फ्लैश को इरेज हो जाना चाहिए, कर दूं जी एंटर। वो कहता है जनाब आपका ये फैसला हतमी है, आप पूरे होशो हवास में ये करने लगे, कदम उठाने लगे। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, तो एंटर। कहता आप बेशक होश में थे लेकिन मैं आपसे ज़्यादा होश में हूँ, ठीक है जी। वो कहता मैंने नहीं करनी इरेज, मैं आपको नहीं करने दूंगा। और ये बात मैंने आपको इस कोर्स जिस दिन लैब शुरू कराई थी पहले दिन बताई थी, आप अपने पाँव के नीचे से ज़मीन नहीं खींच सकते। इस वक्त मैं कहूँ जी मैं इधर जाता हूँ सी ड्राइव में और अपनी उसको फॉर्मेट कर देता हूँ, विंडो उड़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। विंडोज़ में रहते हुए विंडोज़ को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। दरख्त की शाख पे बैठे हुए उसे नहीं काटा जा सकता, उसके लिए आपको किसी दूसरी शाख पे जाना पड़ता है। तो वो जो दूसरी शाख होती है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए होती है बायोस, और आपके राउटर के अंदर जो दूसरी शाख होती है होता है मिनी iOS।
मिनी आईओएस होता है आपकी रोम में। इस वक्त आप कहां से बूट किया हुआ आपने, फ्लैश से आईओएस उठाया हुआ है, और अब आप क्या चाह रहे हैं कि मिनी आईओएस को बूट किया जाए फ्रॉम रोम से क्या किया जाए, मिनी आईओएस को बूट किया जाए। तो इसके लिए आपको अपना बूटअप सीक्वेंस बदलना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना बूटअप सीक्वेंस तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बूटअप सीक्वेंस टोटल होते हैं कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, वो आपको लिखवा देता हूँ और उसका तरीका कर समझा देता हूँ। बूटअप सीक्वेंस जी कुछ इस तरह से हैं, ये कुछ नंबर्स हैं 0x2102। मेरे से काम है, मैं बाहर आ जाऊं, लगता है ये पढ़ाने नहीं देंगे। नहीं तो फिर 150 ही कटना पड़ेगा। उस वक्त शॉप पे जाके बोलेंगे हाँ भाई नहीं अपना नंबर है, अगर तो हुआ नहीं हुआ तो फिर टेक्स्ट हो जाना है। नहीं नंबर पे एंटर अगर 150 दे दो तो दूसरी चली हां फिर तो कॉल की डाउनलोड किया जा सकता है। ये किस नंबर है, ये देखने का रिकॉर्ड डाइवर्ट पे लग गया, बट मैंने शाम को रिकॉर्ड कर लिया है। कैसे क्या देखिए वो देखिए तूने ले लिया, किसने लिया, एक और कर ले शाड़े मार दे, आंख मार दे, ठीक है तो आप कॉल करके ऐसे आपका नंबर वन है तो इस वजह से वो कॉन्फ्रेंस कॉल की सर्विस करवानी पड़ेगी और वो जो कार्ड शो करता है इस पे भी ऐसे आप कॉल मारने वाला नंबर से वाले से क्या है अगर लंबी बात करें तो ज़्यादा पैसे देख भाई बैकलिस्ट में नंबर डाल दीजिए, बैकलिस्ट में इसमें ऑप्शन है
हैं? इतनी देर बाद? नहीं, इतनी जल्दी पार्टी नहीं होती। अच्छा जी, तो 0x2102 ये मैं 4 नंबर्स यहाँ पे लिखने लगा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर लें, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका मतलब क्या है। अच्छा जी, इसके अलावा 0x2142, 0x2101, 0x2100। अच्छा, इन वैल्यूज को कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यूज। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यूज। आपने भी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक लाइन लिखवाई थी शो वेरिएंट की कमांड के एंड पे जो नजर आ रही थी, उसके आगे आपने ये वाला नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यूज, और ये इस्तेमाल होती हैं बूटअप सीक्वेंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यूज को इस्तेमाल किया जाता है टू कॉन्फ़िगर बूटअप सीक्वेंस ऑफ सिस्को राउटर या स्विचेस। आप सिस्को डिवाइसेस लिख लें। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू कॉन्फ़िगर या टू डिफाइन द बूटअप सीक्वेंस ऑफ सिस्को डिवाइस, ठीक है। अब अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू ये सेट हुई हुई है, इसका मतलब क्या है? जरा सुनिएगा और पूरा बूटअप सीक्वेंस का जो तरीकाकार है वो सुने। जैसे ही आप अपनी डिवाइस को पावर ऑन करते हैं ना, जैसे ही आप अपनी डिवाइस को पावर ऑन करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर एक टेस्ट चलता है जिसको कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये चीज आपके लैपटॉप में भी होगी, ये चीज सिस्को डिवाइस में भी होती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इस्तेमाल होता है आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को देखने के लिए। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इस्तेमाल होता है आपके हार्डवेयर कंपोनेंट प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे आप में से कभी किसी ने देखा होगा, अगर आप कीबोर्ड अटैच ना करें और अपना ऑपरेटिंग डिवाइस ऑन करें तो आपको एक मैसेज आता है कीबोर्ड नॉट डिटेक्टेड, ठीक है जी। तो वो आपके सारे जितने भी पेरिफेरल्स हैं, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उसको पहले चेक करता है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी नहीं है। और एक शुरू में आपको एक रिपोर्ट दिखा देता है कि ये जनाब कंपोनेंट हैं, ये उनमें से एक्टिव हैं और ये जो हैं वो इनएक्टिव हैं। तो ये आपको हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद आपकी डिवाइस ने ये चीज़ पता करनी होती है कि मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड करना है। मुझे अपना इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, यहां तक का सारा सफर जो है ये आपका मिनी आईओएस या लैपटॉप की बात करें तो ये सारा काम जो है ये आपका बायोस कर रहा होता है, ठीक है जी। अभी तक उसको अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम मिला नहीं है, वो अभी उसने लोड करना है। ये सवाल पूछने के लिए कि मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से लोड करना है, आपकी डिवाइस जो है वो NVRAM के पास पहुंचती है जी। पोस्ट चलने के बाद कहां जाते हैं जी? NVRAM के पास, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, NVRAM। अच्छा, अब इससे जाके वो क्वेश्चन पूछता है कि मेरा बूटअप सीक्वेंस क्या है, मेरा बूटअप सीक्वेंस क्या है। इसको यहां पे ना जी 4 जवाब मिल सकते हैं, ये या फिर ये।
अगर उसको ये आंसर मिल जाए कि योर बूट अप सीक्वेंस इज दिस 0x2102, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले जाना है नंबर 1 के ऊपर फ्लैश के पास। फ्लैश के पास जाओ, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लो। अगर आप यहां पे फेल हो जाते हो, फ्लैश में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा हुआ, फ्लैश में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या करप्ट है, फिर क्या होगा? फिर वो कहता है दूसरी ट्राई करो, चेक करो कि इस डिवाइस के साथ हो सकता है TFTP सर्वर कनेक्ट हुआ हो, उस सर्वर के ऊपर भी हो सकता है इसकी कॉपी पड़ी हो, वहां से उठा लो। अगर आपकी डिवाइस के साथ TFTP सर्वर कनेक्ट हुआ है तो आप इसको वहां से भी पिक कर सकते हो। अगर वहां पे भी अवेलेबल नहीं है या TFTP सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो फिर तीसरी कोशिश करो, रोम के पास जाओ और मिनी iOS को लोड कर लो। ठीक है जी, ये आखिरी ऑप्शन होती है। फिर फ्लैश TFTP सर्वर इसके साथ जब अटैच हो गई है उसको भी पोस्ट में चेक करता है, कनेक्ट, वो इंटरफेस आप पैकेट डाउन उससे पता लग जाता है। ठीक है जी, फ्लैश से कोशिश करो, मिल जाए तो ठीक, उसके बाद TFTP से कोशिश करो, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो आप फिर मिनी iOS को ही लोड कर लें। मिनी iOS को लोड करो। अच्छा, उसके बाद इस पूरे कॉम्बिनेशन में इस वैल्यू का मतलब ये होता है कहीं से भी आपको iOS मिल जाए, पूरा या फिर मिनी, आपने आखिरी काम ये करना होता है कि अपने NVRAM को रैम पे करते हैं कॉपी और आपको दे देते हैं डिस्प्ले। सुन लें, फ्लैश से iOS मिल गया, उठा लिया, NVRAM को रैम पे कॉपी किया, डिस्प्ले दे दिया, बूट अप सीक्वेंस पूरा हो गया। यानी वो राउटर ऑन होने से तक डिस्प्ले आने तक का जो सफर है वो ये होता है। सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, उसके बाद NVRAM पे जाएगा, ये चारों में से कोई एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू के बाद वो देखता है इस तरतीब से, फ्लैश में से उठाओ, मिल गया तो ठीक, नहीं तो TFTP से लोड करो, TFTP से लोड कर लिया, NVRAM को रैम पे कॉपी करो, डिस्प्ले दे दो। इस वैल्यू का ये मतलब है, और इस योर डिफॉल्ट यही होती है, इट इज डिफॉल्ट वैल्यू। ये रजिस्टर वैल्यू जो है इट इज डिफॉल्ट। ठीक है जी, उसके बाद इस वाली का क्या मतलब है? इसमें भी सबसे पहले पोस्ट ही चलेगा, पोस्ट के बाद ये भी NVRAM के पास। इसका मतलब ये होता है जी फ्लैश, सबसे पहले फ्लैश को ट्राई करो, मिल जाए तो ठीक, वरना TFTP को ट्राई करो, मिल जाए तो ठीक, वरना तीसरे नंबर पे इधर भी वही है, मिनी iOS। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें NVRAM को रैम पे कॉपी नहीं किया जाता और डायरेक्ट डिस्प्ले दे दिया जाता है। यानी जो सेव्ड आइटम्स हैं वो आपको डिस्प्ले नहीं होती। अब आप कहेंगे सर इसकी तो समझ आती है, इस वाले की समझ नहीं आ रही, कुछ सेंस नहीं बन रही। काफी हद तक तो सेम है, एक चीज का डिफरेंस है कि NVRAM रैम पे कॉपी नहीं होती। इसका हमें फायदा क्या होगा? ठीक है जी, अभी बता देता हूं। इसका फायदा होगा आपको पासवर्ड रिकवरी में। क्या नहीं, जब आप सेट कर देंगे तो फिर बार बार यही रिपीट होगा। ठीक है, अच्छा, ये पासवर्ड रिकवरी के काम आता है। आप कहेंगे कैसे काम आता है? वो ऐसे काम आता है कि आपके पासवर्ड कहाँ सेव होते हैं? NVRAM में। तो जब NVRAM रैम पे कॉपी नहीं होगी, उसे अपना नाम नहीं याद होगा तो पासवर्ड कहाँ से याद होगा? तो आपको वो डायरेक्ट रैम के थ्रू अंदर ले आएगा और आप वही यूजर मोड और इनेबल मोड में जाएंगे, और जब आप इनेबल मोड में जाएंगे तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग की कमांड चल जाएगी और NVRAM में जो कुछ होगा नजर आ जाएगा। पासवर्ड रिकवरी में हम ये काम, ये वाली ऑप्शन जो है ये पासवर्ड रिकवरी में इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, इस वाली का क्या मतलब है? इस वाली ऑप्शन का, तीसरी का वही मतलब है। फर्क तो यहां से आएगा ना NVRAM के, आगे जाके क्या होना है? आगे जाके ये होता है जी, ये डायरेक्ट आपको, इसमें ये फ्लैश और TFTP को ट्राई नहीं करता, ये डायरेक्ट आपको ले जाता है मिनी iOS, और मिनी iOS के बाद NVRAM रैम पे कॉपी होती है
और आपको यानी इसमें नॉर्मल प्रोसीजर है, iOS मिनी iOS होगा लेकिन NVRAM रैम पे कॉपी होगी, आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही होगी। एक ये पोर्शन है जी आपका ये वाला, अगर ये वाली वैल्यू सेट हो जाए ना, इसके अंदर मिनी और कंप्लीट कोई iOS नहीं होता, देयर इज नो iOS। ये वाला मोड इस्तेमाल होता है ये रजिस्टर वैल्यूज को कॉन्फ़िगर करने के लिए कि आपने जब NVRAM को से जब वो सवाल पूछता है तो उसका जवाब क्या देना है, ये सेट करता है। यहां पे क्या होता है जी, सेट किया जाता है रजिस्टर वैल्यू। यहां पे क्या होती है जी, रजिस्टर वैल्यू सेट होती है कि जब पूछा जाए तो आपने ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है या फिर क्या बताना है। ये रजिस्टर वैल्यू सेट करने की दो जगह हैं जी, एक तो ये वाला मोड, एक आपका नॉर्मल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। रजिस्टर वैल्यू कहां कहां सेट होती है जी, 0x2100 वाले मोड में या फिर ग्लोबल मोड के अंदर, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। पासवर्ड रिकवरी के लिए थर्ड वाला। अब आप अभी सोचें, मैं अभी क्या करने की कोशिश कर रहा था, और वो हो नहीं रहा था, उसके लिए मुझे किसकी जरूरत थी, मिनी iOS की। अब मेरी फ्लैश अवेलेबल तो है ना, TFTP भी अवेलेबल है, मैं चाहता हूं तीसरी ऑप्शन में मैं डायरेक्ट चले जाऊं। जब आपने बायोस में, जब आपने मिनी iOS में डायरेक्ट जाना होता है तो तीसरी ऑप्शन यूज होती है, टू एंटर इन मिनी iOS डायरेक्टली, टू डायरेक्टली एंटर इन द मिनी iOS थर्ड ऑप्शन इस्तेमाल होती है। तीसरी ऑप्शन मिनी iOS में डायरेक्ट एंटर होने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी लैब करके देख लेते हैं कि अगर ये वैल्यू तब्दील करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। ये देखिए, पहली ऑप्शन में आपको बताया था ग्लोबल मोड। ग्लोबल मोड में कमांड होती है config डैश रजिस्टर, और इसके आगे चारों में से आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, 0x2102, 0x2142, 0x2100, 0x2101, चारों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मैं करता हूं जी 0x2101, इससे क्या होगा, मिनी iOS में चला जाएगा, एंटर करते ही चला जाएगा नहीं, अभी तो मैं iOS में हूं। ठीक है जी, क्या करना पड़ेगा, रीलोड, क्योंकि ये सवाल तो उसने उस वक्त पूछना है जब उसने पोस्ट के बाद NVRAM पे जाना है, अब तो वो चीज गुजर चुकी हुई है, तो मुझे रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड कर दूं, वो सवाल किससे पूछता है, रैम से कि NVRAM से। ये अभी फाइल कहां सेव हुई है, ये जो आपने लिखा रैम में, पहले राइट कराएंगे। अच्छा, एक जरा जबरदस्त सी चीज इसमें देखिएगा, दोबारा शो वेरिएंट की कमांड देता हूं, कहता है फिलहाल यही है, विल बी दिस एट नेक्स्ट रीलोड। ठीक है जी, तो अब रीलोड के लिए जी राउटर का पावर का बटन ऑफ करके ऑन भी किया जा सकता है, और रीलोड की कमांड ये भी दी जा सकती है। तो मैं रीलोड की कमांड देता हूं, लेकिन राइट करके एंटर करते हैं जी। अब ये टाइम लेगा, अच्छा, इस पूरी कार्रवाई में ना आपकी NVRAM की कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तो iOS के साथ कर रहे हैं। जब आप विंडोज फॉर्मेट करते हैं तो डेटा तो अपनी जगह सेव्ड ही रहता है। नहीं, अच्छा, अब इसमें देखिएगा राउटर को अपना नाम याद है, कॉन्फ़िगरेशन तो अपनी जगह है। मैंने कहा था ना NVRAM रैम पे कॉपी होती है, तो NVRAM की सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हो गई है, इसलिए नाम याद है। आगे सब कुछ वही है, आप इनेबल मोड में उसी तरह जाएं। फर्क सिर्फ ये बूट का बारे में, बूट से आपको पता लगता है कि ये मेन iOS नहीं है, मिनी iOS। और मिनी iOS के अंदर बस ये होता है
कि आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सारी कर सकते हैं, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन जैसे राउटिंग नहीं करा सकेंगे, ACLs वगैरह जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, लिंक अप डाउन और इस तरह की सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ क्या करने आए थे? किसको? कहता आप होश में, कहता आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है, ये बिल्कुल है। कहता है मैं आप फाइल इरेज करने लगूँ। ये करने से पहले आपने एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है, ये ना iOS भी इरेज कर दे और आपके पास बैकअप भी ना पड़ा हो। उसमें ये होगा आपको इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा, वक्त आपका बहुत ज़ाया हो जाएगा iOS ढूंढने में। इंटरनेट पे बहुत सारे iOS अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्रिसाइजली जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है उसको ढूंढने में आपको डेफिनेटली वक्त लगेगा, और अगर ना मिला तो फिर आपको सिस्को से ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप iOS की बैकअप पहले उसको मेक श्योर कर लें कि वो आपके पास मौजूद हो। लो जी, आपके साथ जो डिजास्टर होना सा समझे हो गया, वो कुदरती तौर पे आपका iOS उड़ा नहीं, मैंने हाथ से उड़ा दिया है। अब आपको इस वक्त जरूरत है किस चीज की? बैकअप की। अब बैकअप का क्या तरीकाकार होगा? पहले मैं एक दफा यहां से पिंग करता हूँ 200.100.50.1। ये कौन पिंग होने लगा जी? लैपटॉप। मेरा TFTP सर्वर पिंगेबल है। मैं कमांड देता हूं कॉपी कर दो TFTP को फ्लैश पे। वो कह रहा है कौन सा TFTP आपको पता है या मैं ब्रॉडकास्ट करके चेक कर लूं? मैं कहूंगा मुझे पता है। वो कहता है उसमें तो बहुत सी फाइलें, आपने कौन सी कॉपी करनी है? कहता है अब जब कॉपी करूं तो नाम सिस्को ही रखूं? मैं कहता हूं C2500 ये रख दो। नाम वो भी रखा जा सकता है, बदला भी जा सकता है। लेकिन जी अब देखते हैं क्या होता है। सर जब हम iOS को कॉपी कर रहे थे TFTP पे, तब TFTP हमने ऑन किया हुआ था, और जब इसे अभी भी ऑन ही होना चाहिए, ऑन ही होना। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि मैं कंफर्मेशन के लिए आपकी फाइल जो आपकी ये फ्लैश है इसे इरेज कर दूं। अब मैंने ऑलरेडी इरेज कर दी हुई है, यहां पे मैं नो करूंगा तो वो इरेज किए बगैर कॉपी कर देगा, अगर यस करूंगा तो वो एक दफा फिर से इरेज करेगा। खाली है, खाली को फिर से इरेज कर देगा एक दफा, तो आपकी फाइल उसके बाद कॉपी होना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप इरेज फ्लैश ना भी करते ना पहले, तो यहां भी इरेज हो सकती थी। बैकअप करने के लिए। हाँ, ले जी वो वापस आना शुरू होगी। पहले आपने यहां से उधर कॉपी किया था, अब उधर से फाइल वापस आ रही है। अब ये तो पुरानी फाइल वापस आ रही है ना, और अगर नहीं आ रही होती तो आप कहते हैं iOS अपग्रेड हो गया। सिस्को की जगह मैं कहता C2500 का नया 2013 का जो अगर iOS है वो आ जाए। वो आएगा तो नहीं क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन आप कोई भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इसी तरीके से कॉपी कर सकते हैं। जितना टाइम जाने में लगा था तकरीबन उतना ही अप्रॉक्सीमेटली वापसी पे भी लगना चाहिए। अच्छा, जितनी देर में ये कॉपी होता है हम नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके बाद अब क्या करना होगा। इसके बाद इसको नॉर्मल उसमें वापस लाने के लिए आपको दोबारा से रजिस्टर वैल्यू को क्या कर देना चाहिए? 0x2102। तो मैं एक दफ़ा उसको भी कर दूंगा और करके सेव कराऊंगा और फिर रीलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपके iOS का बैकअप, अपग्रेड और कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप और ये बूटअप सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद पासवर्ड रिकवरी करेंगे। DHCP नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है उसकी। वो DHCP जो है वो वैसे आपके सिस्टम वाली साइड पे आता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पे। राउटर को आप DHCP सर्वर बन सकता है लेकिन बनाते नहीं है। फिर तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अपने IP असाइन करने, तो आप DHCP सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का लगेगा या लाइनक्स का लगेगा? लाइनक्स में भी है। अपग्रेड करता है तो जस्ट लाइक पहले उसमें अपग्रेडिंग में एनी न्यू फाइल आती है, ठीक है। अब वो भी इसी तरह मतलब TFTP से हम मतलब उसको पहले उसको इरेज करेगा फिर
इस वक्त अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा? अहम सवाल, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा पूरी फाइल। 1 मिनट वो 1.5 मिनट में हो गया था, तो अब घंटा हो गया। मैंने कहा था जरूरी नहीं सेम टाइम लगे, ठीक है जी। क्यों प्लस माइनस हो सकता है इसमें, ये प्लस ही हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि पहले भेजने वाला जो था लैपटॉप था वो जल्दी जल्दी भेज रहा था, और अब भेजने वाला राउटर है वो आहिस्ता आहिस्ता से भेज रहा है। इस वक्त देखो बैंडविड्थ तो वही है, प्रोसेसर की स्पीड में डिफरेंट है। आईओएस क्यों बड़ा तो नहीं हो गया? अच्छा ये वेरीफाइंग चेक से हम ये चेक कर रहे हैं कि फाइल पूरी रिसीव हो गई है, उसमें कोई एरर तो नहीं आया। तो जब ये ओके कर देगा तो उसके बाद फिर आप उसको आगे देखेंगे। वैसे तो आपके पास वो वही 8 MB का पूरा वो देखें आ गया, फाइल जो रिसीव हुई है वो पूरी 8 MB की है, तो उसमें मुझे तो बज़ाहिर कोई एरर नहीं लग रही। अब राउटर को भी दुआ करें ना ही लगे। और वो एक पैकेट भी बीच में से मिस हो जाता तो इस टाइम के ऊपर वो कह देता जी कि जो फाइल भेजी गई थी और जो मुझे मिली है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंस है। एक बिट का भी डिफरेंस हो तो वो डिस्कार्ड कर देगा। इसमें पॉसिबिलिटी है, आपने तो वैसे कॉपी किया तो ह्यूमन एरर से तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। नहीं वो मैंने बताया था ना आपको कि ये अगर इसके साथ मैं वापडा की हाई टेंशन वायर गुजार दूं ना तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है जी। वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से आपकी बिट्स चेंज हो सकती हैं। अच्छा जी, तो ये तकरीबन वापसी के टाइम पे वक्त इसने ज़्यादा लगाया। बहरहाल जो भी हुआ आईओएस आपका वापस आ गया। यहाँ पे शो फ्लैश की कमांड देते हैं और देख लें अब इसका नाम बदल गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम वही है। अब चूंकि आपने रिकवरी कर ली है तो ये देखें मैं दोबारा से ग्लोबल मोड में जाता हूँ। अब की बार क्या करूँगा, 02 जो डिफॉल्ट है, राइट करूंगा तो उसने मुझे एक वार्निंग दिया। वो कहता है इस वक्त आप एक तरह के सेफ मोड जिस तरह होता है विंडोज का उसमें आए हुए हो। वो कहता है हो सकता है आपके कॉपी करने की वजह से ना कोई फाइल आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा लॉस्ट हो जाए, ठीक है। सिर्फ वार्निंग दी है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है जी। तो उसने आपको ओके कर दिया, रैम कॉपी हो गई है आपकी। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, वही बता रहा हूँ, इससे मसला कोई नहीं आएगा, सिर्फ वार्निंग है। वो कह रहा है इट मे हो सकता है। रीलोड करूंगा तो अब क्या होगा, दोबारा से नॉर्मल आपके सामने वो बूट का वर्ड हट जाएगा और प्रॉपर आईओएस जो है वो आपको नजर आएगा। अच्छा ये अब दोबारा से बूट होता है तो हम इसके ऊपर कुछ पासवर्ड्स कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर हम सपोज कर लेंगे हमें वो पासवर्ड भूल गए, फिर उनको रिकवर कैसे करना है उसकी बात करेंगे। और वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है पासवर्ड रिकवरी के लिए एक चीज़ मुश्किल होती है, वो ये है कि आपकी लोकल एक्सेस होनी चाहिए राउटर के साथ। अगर आप कंसोल के थ्रू कनेक्टेड हैं तो आप इजीली पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। सर ये अगर इतना ही इजी है तो फिर डिवाइसेस को कोई भी आप पासवर्ड मैंने इस पर पूरी लंबी चौड़ी तकरीर की थी, कोई भी कर सकता है, जाहिर है। तो सीक्रेट और सीक्रेट दोनों सर आप उसे करेंगे ना, कोई दुनिया का इस पे पासवर्ड लगाओ वो ब्रेक हो जाएगा इसी तरीके से। यानी कि फिजिकल तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं ही इसका पासवर्ड लगा के और मैं भूल जाऊं तो फिर राउटर तो मेरे काम का भी नहीं रहेगा। तो कोई तो रास्ता होना चाहिए ना, मेरे लिए भी होना। तरीका एक ही है, इसका तरीका एक ही है। हैकर का जो काम होता है वो रिमोट डिवाइसेस, वो रिमोट को हैक करता है। लोकल को तो हैक करना कोई मसला ही नहीं होता, वो तो हो ही जाती है। लोकल के ऊपर तो रीसेट का बटन होता है, वो तो बात है, किसी भी डिवाइस पे होता है ना जी, तो पासवर्ड सारा कुछ वैसे ही खत्म हो जाएगा। वो रीसेट का बटन ही आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कोई आके आपकी डिवाइस रीसेट कर जाए बस आपका तो नुकसान हो गया ना। अब और वो रीसेट का बटन ना हो आपके अपने लिए नुकसान होगा। वो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है अपनी डिवाइस की फिजिकल सिक्योरिटी को पे भी उतनी तवज्जो दें जितने की आप लॉजिकल सिक्योरिटी पे दे रहे हैं। ये एक छोटा सा फर्क है जो कि हार्डवेयर और सिमुलेटर में है। अगर मैंने आपको पूरा कोर्स इन पे पढ़ाया होता, देखें चीज़ें तो वही हैं। अब ये एक्चुअल है या वो है सिमुलेटर, इस स्क्रीन को देख के तो नहीं पता फर्क पता लग रहा ना। एक चीज़ से पता लग रहा है टाइम ज़्यादा ले रहा है ये,
तो अगर मैं आपको ये एक्चुअल डिवाइसेस पे करा रहा होता तो मैं अभी आधा CCNA भी ना हुआ होता, क्योंकि उसमें रीलोड होने में, चलने में इतना टाइम, लाइट जानी थी, उन्होंने रीलोड हो जाना था, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ट्रेनिंग्स के लिए सिमुलेटर आइडियल होते हैं, और आप अपनी पढ़ने के लिए भी सिमुलेटर आइडियल होते हैं। आप क्वालिटी टाइम जो है वो देते हैं इसके ऊपर। लेकिन जी अब आप नॉर्मल अपने वापस रूटीन की चीज़ों पर आगे, यहाँ पे आके जी मैं कहता हूँ इसका इनेबल पासवर्ड है सिस्को, इसका इनेबल सीक्रेट है सिस्को, नहीं हुआ, अच्छा कर लेते हैं। इनेबल सीक्रेट है जी सिस्को 1, इनेबल पासवर्ड है सिस्को, लाइन कंसोल 0 का पासवर्ड है सिस्को 2, लॉगिन राइट और डिसेबल और एग्जिट। क्या किया मैंने? पासवर्ड लगाया है ना, और तो कुछ नहीं किया। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड याद नहीं है, भूल जाए, सपोज कर लें आपको नहीं याद। अब क्या करेंगे आप? किसी किस्म का पासवर्ड आपको याद नहीं, अब पासवर्ड रिकवरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है जी, आप अपनी डिवाइस को पावर ऑफ कर दें बटन से, ये जी पावर ऑफ हो, पहला काम राइट करा दिया था ना जी, पावर ऑफ कर दिया। अब मैं करूंगा, ये आप लिखते भी जाइएगा स्टेप बेशक साथ साथ। अब मैं करूंगा इसको पावर ऑन, और पावर ऑन करते साथ ही, पावर ऑन करते साथ ही आप लोगों ने ये कीज प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल ब्रेक, ब्रेक या पॉज की की जो है वो एक ही होती है। ये दो कीज आपने प्रेस कर देनी है, कंट्रोल ब्रेक, पावर ऑन करते साथ ही। अच्छा आजकल ना लैपटॉप्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें कुछ कीज होती हैं जो फंक्शन की के साथ काम करती हैं। तो वो लोग जो लैपटॉप से ये लैप कर रहे हैं वो लोग यूं करेंगे, कंट्रोल फंक्शन ब्रेक, और मैं अभी यही करूंगा क्योंकि मेरे लैपटॉप के ऊपर जो ब्रेक की है वो फंक्शन के साथ काम करती है। अगर आप दूसरे से कर रहे हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड से तो उस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मैं लैपटॉप वाले से करूंगा तो मुझे फंक्शन के साथ ब्रेक की प्रेस करनी पड़ेगी। अच्छा जी, उसके लिए अब एक और चीज़ देख लीजिएगा कि पावर ऑन करने से पहले ना अपने लैपटॉप पे सारी सी कीज़ ढूंढ लें। ये ना हो कि आप उधर से ऑन करें और इधर से ब्रेक ढूंढ रहे हो, फंक्शन ढूंढ रहे हो, फिर वो टाइम गुजर जाता है। वो जितनी देर वो NVRAM से जाके अगर उसने पूछ लिया ना अपना बूटअप सीक्वेंस, तो फिर आप निकल जाएंगे उस स्टेज से। तो उससे पहले पहले आपने ये काम कर लेना, ठीक है जी। कंट्रोल फंक्शन और उसके बाद ब्रेक, ठीक है जी। तो कंट्रोल फंक्शन और ब्रेक, ओहो लेंगे ये। अब आप कहां पे आ गए इस वक्त? ये आप जिस मोड में आए हैं इसको कहते हैं 0x2100। इट इज 0x, उसमें जाने के लिए रजिस्टर वैल्यू तब्दील नहीं करनी पड़ती। इस वाले मोड को कहते हैं रॉम मॉनिटर। हर मोड का एक नाम होता है ना, इसको कहते हैं रॉम मॉनिटर, और इसकी वैल्यू है 0x2100 रॉम मॉनिटर। और ये क्यों इस्तेमाल होता है बताया था, रजिस्टर वैल्यू रीसेट करने के लिए। इस वक्त रजिस्टर वैल्यू क्या है 0x2102, और मैं चाहता हूं क्या हो जाए 42 हो जाए। 42 में क्या होता है NVRAM पे कॉपी नहीं होती। और उसका तरीकाकार ये देखें, O/R, इसको कहते हैं ओवरराइड। इसको क्या कहते हैं? ओवरराइड। ये इसके आगे मैं लिखने लगा हूं जी 0x2142, 0x2142। पता क्या हुआ एंटर करने से? ये सीधा NVRAM में गया और वहां जाके इसने वैल्यू को चेंज कर दिया। वहां पहले क्या थी 02 थी ना, उसकी जगह 42 कर दी।
इसका इम्पैक्ट सीधा एनवीआरएम में जाके होता है। रॉ मॉनिटर में जाने का क्या तरीका था? पावर ऑफ, पावर ऑन, कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल फंक्शन ब्रेक। अब यहां पे आ गए और यहां पे आके वैल्यू रीसेट हो सकती है। यानी पासवर्ड रिकवरी के लिए दो वैल्यूज काम करेंगी, एक 00 वाली और एक 42 वाली। तो इस वक्त इसकी वैल्यू क्या हो गई है? 42। लेकिन मैं 42 में जाऊंगा कब? जब ये रीलोड होगा। बटन से भी रीलोड कर सकता हूं और यहाँ पे कमांड है आई स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइज। अच्छा, कुछ लोग इसमें गलती ये करते हैं, ओ की जगह ना 0 लिख देते हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना, ये ओ है, ओवरराइट O/R, नॉट 0/R, ठीक है जी। और आई का मतलब है आप इनिशियलाइज पूरा नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिर्फ आई लिख के एंटर कर दूंगा, ये दोबारा से रीलोड हो जाएगा। अब जब ये रीलोड होगा और एनवीरैम के पास जाएगा तो वैल्यू क्या होगी? 42 का मतलब होता है फ्लैश से आईओएस उठाएगा, एनवीरैम को रैम पे कॉपी नहीं करेगा और सीधा आपको रैम पे ले जाएगा। और रैम जब खाली होती है, याद करें जब रैम खाली होती है तो जब आप इसको लोड करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आता है कि डायलॉग में जाना है या नहीं, पैकेट ट्रेसर में आता है, क्योंकि रैम खाली होती है, ठीक है। यही उसका मतलब होता है इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आएगा कि डायलॉग में जाना है यस और नो, तो आपने उसका जवाब क्या देना होता है? नो। देखते हैं जी, वक्त लगेगा इसको दोबारा लोड होने में जितना लगता है। अब ये चीज अगर सिमुलेटर में हो सकती होती तो ये भी लैब बड़ी जल्दी, मुझे ये इंतजार ना करना पड़ता है इस चीज का, वो जल्दी से लोड हो जाता है। कमांड तो वही है, वो तो चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे इन चीजों का वेट करना पड़ता है। सर GNS3 में ये लागू नहीं हो सकता। और इसका जवाब आप हमेशा देते हैं, ये बिल्कुल ऐसा जैसे नया राउटर ऑन हुआ, नो करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम लेगा ये और आपको यूजर मोड के अंदर ले जाएगा। और इसमें ये ना समझिएगा कि अगर आप किसी एडवांस सीरीज की राउटर के ऊपर काम कर रहे होते तो ये चीज जल्दी से हो जाती है, उसमें भी टाइम लगता है। राउटर जितना एडवांस होता जाएगा उसमें कुछ चीज़ें स्लो होती जाती हैं, उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोसेसर बेहतर होता है तो चीज़ें भी फिर बहुत हैवी होती हैं। एक्चुअल पर टाइम आपको इसलिए फील ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपको आदत नहीं है। अगर आप शुरू से आपको इसकी आदत होती, आपको पता होना था, आपने खुद स्लो हो चुका होना था। इस वक्त आप लोग फास्ट हो चुके हैं सिमुलेटर के हिसाब से, इसलिए ये आपको इंतज़ार पूरा लगेगा। आपको लगे ना लगे, मुझे ज़रूर लग रहा है। ये देखें, जिसको अपना नाम याद नहीं है उसे पासवर्ड कहाँ याद रहना था? इसका नाम क्या था जी? ए। वो उसको तो पता ही नहीं है मेरा नाम ए था, क्योंकि वो एनवीरैम रैम पे कॉपी नहीं हुई। इसके बाद इनेबल मोड में जाएंगे, आपसे पासवर्ड ही नहीं पूछा। यहाँ आके आप शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग कर सकते हैं, सब कुछ नजर आ रहा है। एक पासवर्ड नहीं नजर आएगा, समझ नहीं आएगा कौन सा सीक्रेट, नो प्रॉब्लम। इससे क्या होगा? खत्म। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे? पासवर्ड खत्म हो गया तो उसको परमानेंटली खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इधर आप राइट कराएंगे, उधर आपकी नौकरी चली जाएगी। कैसे? ये मैं कमांड लिख के एंटर किया, इस कमांड का इंपैक्ट कहाँ पे होता है? रैम में कि एनवीरैम में? रैम खाली है कि भरी हुई है? रैम पहले खाली है। इसको करने के बाद आप कहेंगे राइट, तो खाली रैम भरी हुई एनवीरैम को भी खाली कर दी, तो जो कुछ कॉन्फ़िगर्ड है वो भी जाएगा। अब इसका सही तरीका कार क्या है? इसका सही तरीका, बात समझ आइए? इसका सही तरीका कार ये होता है, वो काम जो राउटर ने नहीं किया वो आप करें। कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग रनिंग कॉन्फ़िग। मुझसे शुरू में किसी बंदे ने सवाल पूछा इस क्लास में, सर ये भी हो सकता है, हमने तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग किया था ना, तो क्या इसकी जरूरत भी पड़ सकती है? ये बिल्कुल पड़ सकती है, और वो यहाँ है, ये देखिए अभी इसकी यादाश्त वापस आ जाएगी। ये वो पार्ट है जो उसने स्किप कर दिया था।
कंफर्मेशन मांग रहा है, एंटर कर दूंगा। ये काम वो करता है ना, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे नजर आता है। अब रैम भर गई है, अब रैम भर गई, लेकिन उसको याददाश्त बड़ी देर से वापस आई है। उस वक्त आई है जब मैं इनेबल मोड में आ चुका था। अच्छा, तो वहाँ पे कॉन्फ़िग रजिस्टर में दोबारा से अभी देखते हैं, अभी तो वही है 42 ही है, अभी तो 42 ही है। अच्छा अब देखें, रैम भर गई, अब क्या होगा, रैम में सब कुछ है लेकिन सीक्रेट पासवर्ड निकल गया। रैम में एक और चीज भी डाल देता हूं, बाय डिफॉल्ट ये होती है ना, ये भी डाल दी। ये करके अब राइट करा दूं, अब कराऊंगा, अब राइट करा दूंगा। अब क्या होगा, एनवी रैम में रजिस्टर वैल्यू क्या हो गई है 02, ठीक है जी। इनेबल सीक्रेट निकल गया, बाकी पासवर्ड आपको नजर आ गए हैं, ठीक है जी। पासवर्ड रिकवर हो गया है। लेकिन जब तक आपने एक चीज का ख्याल रखना है, यह आपका अखलाकी फर्ज बनता है कि जब आप ये लैब करें तो आपने वो जो 42 है ना उसको 02 करके डिवाइस को रीलोड करा देना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, मतलब 42 को 02 में चेंज नहीं करेंगे, तो हर दफा जब राउटर रीलोड होगा वो एनवी रैम को रैम पे कॉपी नहीं करेगा और वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो उसका जो मकसद था जब वो अचीव हो गया है, तो उसके बाद अब आप इसको क्या करेंगे, उसके बाद अब आप इसको दोबारा नॉर्मल वैल्यू पे लाके रीलोड करके स्लैब को खत्म करेंगे जी। यहाँ पे आके आपकी पासवर्ड रिकवरी खत्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो ये वीडियो बन गई है, इसको मल्टीपल टाइम्स देखिएगा और तब आपको इसकी समझ आ जाएगी। आपका कोर्स ही मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ और वीडियो को मैं यहाँ सेव कर देता हूँ जिसको चाहिए। बल्कि अगर आप में से किसी के पास लैपटॉप है तो बराए मेहरबानी निकाल ले, मेरा काम जरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा।